अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नया दिन और मैं हूं किरण आफ्ताब और मैं हूं मोहम्मद शुएब। इससे पहले कि आज हम आपको बताएं कि क्या है हमारे टॉपिक्स और हम करें अपने मेहमानों से सवाल, एक सवाल किरण से कर लेते हैं। हाँ, आसान से कीजिएगा। बहुत से मसले होते हैं, आपका मसला वैसे है क्या? नींद के हवाले से मुझे बताएं कि कितने घंटे सोती हैं? अटक गई थी ना, आपका मसला क्या है? लेकिन हाँ, मसला क्या है आपका? बताते क्यों नहीं आप मुझे? भाई वैसे तो मैं मुश्किल से 6 घंटे सोती हूँ। जी मेरा चाहता है कि मैं ना कम से कम 7 साढ़े 7 घंटे तो सोऊंगी। ये तो मैं आपका मसला भी हल कर सकता हूँ चुटकियों में। जैसे अभी तो नहीं सो जाऊंगी फौरन में। सो नहीं जाएंगी, लेकिन ये देखिए आपका मसला हल किया। कैसे कैसे? ये एक कीवी है, यानी इसके 2 पोर्शंस हैं। ये आपको अगर 2 कीवी ले जाएंगी और खा लेंगी तो आपको 7 घंटे नींद आएगी। बाबा जी ने दुआ दे दी है। नहीं, दुआ से कुछ नहीं होता शुएब, ये देखने में तो प्यारा है। वैसे किस कदर गैर संजीदगी रख दिया वापस। उन्होंने कहा था ये लेकर जाना है, 7 खाना है और 7 घंटे नींद आ सकेगी आपको। ऐसा होता है, if you eat 2 कीवीज तो आपको वाकई 7 घंटे नींद आएगी। अगर आप पहले 6 घंटे सो रहे हैं, 1 घंटा उसमें बढ़ जाएगा। और होता किस तरह से है, वैसे बहुत से फायदे हैं इसके। लेकिन ये भी आपने देखना है, ये खाली पेट नहीं खाना। अगर आप ये सोच रहे ना खाना आपने नहीं खाना डाइटिंग के चक्कर में और आप सिर्फ कीवी खा लेंगी तो फिर एसिड प्रोडक्शन होती है, बिकॉज़ सिट्रस फ्रूट है। अच्छा, आप मुझे ये कह रहे थे कि मैं आपको ये सरप्राइज दूंगा आज। यस। ओके। कीवी क्या है? ये प्यारे बच्चों, ये कीवी वाकई सरप्राइज है। हाँ, ये कीवी फ्रूट है, वो परिंदे वाली बात हम नहीं कर रहे, हम इस फल की बात कर रहे हैं। सेहतमंद है, जिंदगी की जमानत है, क्योंकि कीवी विटामिन सी और विटामिन के का बहुत अच्छा जरिया है। जिस तरह किरण से हमने कहा है कि अगर नींद आपको सिर्फ 6 घंटे आ रही है, वैसे 6 घंटे बहुत अच्छी नींद है, आपको टाइम मिल रहा है 6 घंटे सोने का, व्हिच इज वेरी गुड। अगर रात को नींद नहीं आ रही तो दिन में सो जाए। किरण क्या मसला है? क्या मसला है? लेकिन मसाइल तो इसके अलावा भी है ना, वो हल हो सकते हैं क्या इससे? लोगों को अस्थमा होता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, या फिर कोई और प्रॉब्लम जैसे कि आंखों में जलन। मैंने सुना तो था, कुछ आप पढ़ रहे थे, दो आपने बता दिए मसले, साथ साथ ऐड कर दें कोलेस्ट्रॉल का मसला भी। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये मसला भी है, तो इसको भी भगाता है कीवी। वो कैसे भगाता है? क्योंकि सेरोटोनिन आपकी बॉडी एक्सक्रीट करती है व्हेन यू ईट कीवी। तो उसके बाद फिर होता है कि डिप्रेशन को आप बाय बाय कर दें, लेकिन हम बाय बाय नहीं कर सकते। हमें तो मैं कहने वाली थी कि कोई नहीं कह सकता ये कीवी क्या है। ये कीवी जो भी है, इसकी हमने बहुत सी बात करी, लेकिन और क्या है जिसकी हमें बात करनी है, तो टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। सिर्फ कराची की नहीं ये कहानी, अब तो लाहौर भी हुआ है पानी पानी। जिंदा दिलाने शहर लाहौर, यहाँ पर जगह जगह कचरे का ढेर, कोई सफाई करने वाला ना ही कोई कचरा उठाने वाला। जिंदगी के लिए साफ पानी इंतहाई जरूरी, लेकिन बलूचिस्तान का इलाका भागनाड़ी बुनियादी जरूरियात से महरूम। जिंदगी की तलाश में नौजवान मीलों का सफर करके क्वेटा पहुंच गया। अमरीकी शहर का आज दस्तूर, जानवर करें इंसानों पर रूल। मेयर के इलेक्शन में बकरे ने 2 वोटों से कुत्ते को हरा दिया, आज हल्फ बर्दारी होगी। और नया दिन में हवा अपनी खुशबू लुटाएगी। फेमस पॉप सिंगर हसन जहांगीर शो में अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। तो जनाब, टॉप स्टोरीज ये थी, लेकिन टॉप पर है जो मामला, सबसे पहले हम वो आपके सामने रखते हैं। गए दिनों की बात है, बहुत पुरानी बात है, बड़ी खूबसूरती का चर्चा था, अब ऐसा नहीं है। लाहौर की खूबसूरती, इसका तो हर सू था चर्चा, लेकिन अब मामलात बदल गए हैं। पहले लाहौर को लंदन और पेरिस से मिलाया जाता था, तशबीह दी जाती थी, लेकिन अब वो ज़माने गए, वो दिन तो गए। बागात का शहर कहलाता था लाहौर, लेकिन यहाँ सफाई की सूरत हाल आजकल बहुत बदतर है। कचरे के ढेर दिखाई देते हैं, शहरी परेशान दिखाई देते हैं, कभी फंड्स की कमी और कभी मुलाजिमीन की हड़ताल। ऐसे ही तो हुआ लाहौर का ये हाल। तहमीन अहमद की रिपोर्ट देखिए। तब्दीली सरकार आई तो लाहौर शहर की गलियां कूचे कूड़े करकट से भर गए। कभी बल्दियात के फंड्स वजह बनी तो कभी बरवक्त तनख्वाहें ना मिलने पर मुलाजिमीन ने हड़ताल की। शहरियों को हर जानिब गंदगी और ताफुन ने बेजार किए रखा। बदबू आ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, जिसके पास जाते हैं कोई बात ही नहीं सुनता। हम परेशान हो गए हैं, तो दफ्तरों में जा के वो कह रही है हम तनख्वाहें नहीं मिली 2 महीने से, ये गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं दे रही, हम कैसे उठाएं। डेली कूड़ा करकट इधर ही पड़ा रहता है, लोगों के रास्ते भी इधर से गुजरने की जगह है, लेकिन इधर से उठा नहीं रहे।
और इर्द गिर्द का भी लोग जो कूड़ा है ना वो भी इधर उठा के फेंक रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब पीटीआई वालों से कि इनके जो फंड हैं ये रिलीज़ किए जाएं, क्योंकि ये सारे नून लीग की भर्ती है, थोड़ी सी भी तनख्वाह रोकते हैं तो ये सारा काम बंद कर देते हैं। बिलाखिर इंतजामिया ने कमर बांधी और मिशन सफाई सुथराई से शहर भर से कूड़ा उठाने का काम शुरू किया गया। लाहौर में 12,500 टन कूड़ा एक हफ्ते के ऑपरेशन के दौरान उठाया गया। 5,500 से 6,000 टन वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम उसी तरह से मैनेज कर लेते थे, लेकिन वो जो 3-4 दिन का तातुल आया उस वजह से एक बैकलॉग इकट्ठा हो गया। उसके लिए हमने प्लानिंग भी की है, काम भी कर रहे हैं और आगे के लिए भी फर्दर इक्विपमेंट, फर्दर ट्रॉलीज, फर्दर जो है मैन पावर मंगवाई है। हड़ताल खत्म होने पर शहर को साफ करने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के साथ जिला इंतजामिया और दीगर इदारों ने भी भरपूर ताउन किया और भारी मशीनरी से टनों के हिसाब से कूड़ा उठा लिया गया। कैमरा टीम के साथ तहमीन अहमद, समा, लाहौर। तो लाहौर की ये सूरत हाल क्यों है और क्या कुछ अच्छी खबर भी है, क्या वाकई कचरा जल्द यहाँ से उठा लिया जाएगा, इस सब पर करेंगे बात। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से जनरल मैनेजर ऑपरेशंस लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन सुहेल मलिक साहब। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का तो विजन ही है कि लाहौर को सबसे साफ सुथरा शहर बनाना है। साफ सुथरा शहर था भी, लेकिन ये नौबत यहाँ तक आई कैसे? जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये बताता चलूँ कि ये जो हड़ताल वाला इशू हुआ ये 23 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और तकरीबन 4 से 5 रोज़ ये चीज़ जारी रही थी लाहौर शहर में। एक्चुअली इशू इसमें ये था, इसमें किसी का ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। एक टेक्निकल प्रॉब्लम आया कि 2 दफ़ा जो चेक है जो वर्कर की सैलरीज़ का था वो बाउंस हो गया। जिस इदारे में ये बनाया गया था वहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से ये डिले हो गया और वो पूरा प्रोसेस 2 दफ़ा फॉलो करना पड़ा और इसमें 15-20 दिन ज़्यादा लग गए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि नेक्स्ट कभी ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। इसमें हमने जो हमारे टर्किश कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी पाबंद किया है, जो उनके लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे भी मीटिंग्स करके पाबंद किया है कि नेक्स्ट खुदा न खास्ता अगर दोबारा कभी ऐसी चीज़ हो तो सैलरीज़ में तातुल नहीं आना चाहिए या डिले किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। तो और इस सूरत हाल की वजह से लाहौर शहर में तकरीबन 12,500 टन जो है वो वेस्ट इकट्ठा हो गया था। और इसमें मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो इशू था ये कुछ एरियाज़ में था। हाफ ऑफ द लाहौर हमारा जो है वो बिल्कुल क्लियर था, हाफ में ये प्रॉब्लम था और उसमें भी ये था कि जो ड्राइवर्स और हेल्पर्स थे उनकी तरफ से ये हमें इशू आया था जिनसे निगोशिएशंस हुई और 3-4 दिन के अंदर ये रिजॉल्व किया गया। फिर इमीडिएटली जब ये इशू रिजॉल्व हुआ तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसमें फिर ये तमाम सैनिटरी वर्कर्स, ड्राइवर्स, जितनी भी मैनेजमेंट है LWMC की वो तमाम फील्ड में निकले और हमने ये चैलेंज लिया कि हम 4 दिन के अंदर अंदर लाहौर शहर को दोबारा क्लीन कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कि विदिन 4 डेज़ चौथे दिन शाम तक जितना भी बैकलॉग था तकरीबन 12,500 टन का वो उठा के डेजिग्नेटेड साइट पे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और इस वक्त देयर इज नो प्रॉब्लम। जी अल्लाह का शुक्र है। अभी कोई अगर इशू है कहीं पे तो आप हमें हाईलाइट कर सकते हैं, हम उसको देख लेंगे। अदरवाइज जितना भी बैकलॉग था वो हमने क्लियर कर दिया हुआ है और हाईलाइट कर सकते हैं रूटीन के ऑपरेशंस। जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी आती हैं आपके पास 1139 पे गालिबन, तो कितनी कंप्लेंट्स आती हैं आपके पास और कितनी उसमें से रिजॉल्व हो जाते हैं? कुछ डाटा शेयर करेंगे आप लास्ट मंथ का अगर शेयर कर लें? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि नॉट ओनली 1139, बहुत सी डिफरेंट और भी पोर्टल्स हैं जहां पे ये कंप्लेन लॉन्च की जा सकती है। और लास्ट मंथ हमने एक मोबाइल ऐप भी इंट्रोड्यूस करवाई है लाहौर के शहरियों के लिए कि उस पे अगर कोई किसी किस्म की वो प्रॉब्लम देखते हैं फौरन वो उस पे अपलोड करें, वो हमारे कंसर्न ऑफिसर तक जाएगी और वो उसको क्लियर कराने के बाद दोबारा स्नैप उस पे अपलोड करेगा। तो उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है क्लीन एंड ग्रीन का, उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाहौर के भी डिफरेंट पोर्टल्स हैं, वहाँ पे हमें जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं वो हम फौरन रिजॉल्व कराते हैं। और इस वक्त जो हमारा स्टेटस है वो तकरीबन 93% बनता है कि जो कंप्लेंट्स भी हमें आ रही हैं वो हम टाइमली रिजॉल्व करवा रहे हैं चीज़ को। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि अब बल्दियाती इदारों को सफाई का ठेका दिया जाना, इस सब से क्या लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट पर कोई फर्क पड़ेगा? ये सब कुछ नई कानून साजी के तहत हो रहा है।
देखिए अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न कंट्रीज़ में या डेवलप कंट्रीज़ में सिस्टम है वो आउटसोर्सिंग का सिस्टम होता है कि जो वेस्ट की कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन है वो प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स की जाती है और जो उसकी डिस्पोजल और रूल्स एंड रेगुलेशन की इनएक्टमेंट है वो गवर्नमेंट साइड अपने पास रखती है। तो होपफुली हम यही मॉडल जो है वो दोबारा करेंगे डिप्लॉय, लेकिन उसमें ये होगा कि और भी जो लोकल यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी मौका दिया जाएगा और जो भी लोएस्ट बिडर होगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे। इस वक्त लाहौर शहर को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। हमारी प्रपोजल ये है कि इसको हम मजीद इंक्रीज करें, लाहौर को 4 या 6 हिस्सों में तकसीम करें ताकि कंपटीशन का रुझान भी आए कॉन्ट्रैक्टर्स में और परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सके और रेट भी कम हो। सही सर, साथ रहिएगा क्योंकि जिस तरह आप जिक्र करें कि मामला आपको लग रहा है कि सही रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी का मामला भी हम देखते हैं, बल्दियात का मामला भी देखते हैं, इख्तियारात का मामला भी, फंड्स का मामला भी। तो कहीं ये मामला लाहौर में भी ऐसा ही ना हो जाए, इसकी हम बात तो करेंगे। लेकिन किरण, पंजाब का क्या सिर्फ एक शहर लाहौर है जिसकी सूरत हाल ऐसी रही? बिल्कुल नहीं शुएब, बिल्कुल भी नहीं। सफाई का मामला ऐसा है कि पंजाब के दीगर शहर भी इसी की लपेट में लगते हैं। गुजरावाला को देख लीजिए, सफाई का मुनासिब इंतजाम ना होने के बराबर है, इसीलिए तो जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। यही सब कुछ हमें बताएंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद। जी बिल्कुल, अगर गुजरावाला की बात की जाए तो गुजरावाला के जितने भी जो है शहरी इलाके हैं, तमाम इलाकों में कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं। ज़िले इंतज़ामिया की बात की जाए, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बात की जाए तो दावे तो बहुत किए जाते हैं कि क्लीन एंड ग्रीन बनाया जा रहा है गुजरावाला को, लेकिन दावे बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि रोजाना गुजरावाला में 1000 टन कूड़ा जो है वो पैदा किया जाता है, जबकि वेस्ट मैनेजमेंट के पास इतनी मैन पावर नहीं है, मशीनरी नहीं है कि कूड़ा उठाया जा सके। 600 टन कूड़ा यहाँ पे डंपिंग पॉइंट में फेंका जाता है, लेकिन बाकी जो 400 टन कूड़ा है वो सड़कों पर ही जो है पड़ा रहता है, जिसकी वजह से गुजरावाला जो है गंदगी में जो है मुब्तला है। लोग बीमार हो रहे हैं, सांस की तकलीफ हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया किसी भी सूरत कूड़ा साफ करने में कामयाब नजर नहीं आ रही। तो मोहसिन हमें सूरत हाल दिखा रहे थे गुजरावाला की, ऐसे और भी शहर हैं जहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसे। लेकिन चलिए अगर सिर्फ लाहौर की बात कर लें, कि अगर कहा जा रहा है सुहेल साहब की तरफ से कि कचरा उठा लिया गया है, 12,500 टन कचरा उठा लिया गया, नहीं बैकलॉग क्लियर कर लिया गया है। तो सुहेल साहब, इससे पहले जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे जो बल्दियात का निज़ाम है, अगर उनके पास ये मामलात चले जाएंगे तो फिर कहीं इख्तियारात की जंग तो नहीं होगी, फिर ब्लेम गेम तो नहीं होगी जी काम उसका है या काम इसका है, ये इलाका तो हमारा नहीं है, ये इलाका तो आपका। ये हमने कराची में कई सालों से देखा है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं लाहौर में ऐसा तो नहीं होगा फिर? जी नहीं, लाहौर में ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैं ये बताता चलूँ, बल्दियात का महकमा ही हमारे डिपार्टमेंट को देखता है। इस वक्त जो मिनिस्टर हैं बल्दियात के, राजा बुशारत साहब, वो खुद फील्ड में हमारे साथ निकले जब ये प्रॉब्लम आया। वो मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने विज़िट किया, स्टाफ को भी मोटिवेशन दी, और बल्दियात का महकमा हमें डायरेक्टली देख रहा है। और हम एक्चुअली ये अदारा बनाने का मकसद ही ये था कि इसमें किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, ताकि ये स्ट्रेंथन इसे किया जा सके। और मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी रोज़ाना की बुनियाद पे 5500 से 6000 टन तक शहर से कूड़ा सेम डे में कलेक्ट करती है और डेजिग्नेटेड साइट पे लेके जाती है। और सेकंड अचीवमेंट जो इस वक्त है वो ये कि लाहौर शहर में इस वक्त कोई इलीगल डंपिंग साइट नहीं है। पुराने सिस्टम के अंदर ये होता था, जगह जगह पे आपको इलीगल साइट्स मिलती थी, जहां से भी वेस्ट मिला उसको फेंक दिया किसी ओपन जगह पे। सोसाइटीज जितनी हैं उन्हें हम सिस्टम के अंदर लेके आए, इन्फोर्समेंट विंग हमने बनाया है, चालान शुरू कर दिए हैं। अभी रिसेंटली हमने एक नई टीम डेवलप की है और 2 दिन के अंदर तकरीबन 300 के करीब लाहौर में हमने चालान किए हैं। और इस सिस्टम को हमने डेली बेसिस पे आगे लेके चलना है। ये भी बता दीजिएगा कि कितना स्टाफ है कि जो मिलकर काम कर रहा है इस सब के लिए, ये भी बताइएगा। जी मैं ये आपको बताऊं कि जो सैनिटेशन स्टाफ है जो यूनियन काउंसिल लेवल पे काम कर रहा है वो 8,500 के करीब है। उसके अलावा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी असाइन किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें मेट्रो बस मुल्तान की क्लीनिनेस भी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट देखती है। उसके अलावा रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स हैं, बस स्टैंड हैं, मेट्रो बस लाहौर है, और भी इस तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब हॉस्पिटल्स भी जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लीनिनेस की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट को दी जा रही है। और 4 के करीब जो मेजर हॉस्पिटल हैं लाहौर के, वहाँ से भी जो इन्फेक्शियस वेस्ट है उसको लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्ट करके उसकी इंसिनरेशन कराई जाती है ताकि किसी किस्म का कोई इन्वायरमेंटल इशू ना हो। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ पैरेलल चल रही हैं। अब ये लास्ट ईयर है इस कॉन्ट्रैक्ट का जो कि टर्किश कंपनीज को दिया गया था 2012 में,
और आपको पता है कि वेस्ट मैनेजमेंट की जो व्हीकल्स होती हैं उनकी भी वो कंडीशन नहीं रही जो कि 2012-13 में थी, अब बिल्कुल एंड पे है और हम उस तरफ जा रहे हैं कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएं या जो भी नया सिस्टम लेके आना है उस पर डेलिब्रेशंस हो रही हैं और गवर्नमेंट की पूरी ऑनरशिप है इसके अंदर। इस वक्त नई गवर्नमेंट जो है, हमारे जो मिनिस्टर हैं बल्दियात के, सेक्रेटरी हैं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, डेली बेसिस पे इस चीज़ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि नए सिस्टम को कैसे लाया जाए, कैसे वो सस्टेनेबल होगा और फाइनेंशियली वायबल होगा। हमारी कोशिश ये होगी कि कम से कम खर्चे में बेहतर से बेहतर सर्विसेज जो हैं लाहौर के शहरियों को दी जा सकें। सुहेल मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद है। जिस तरह आपने बताया कि 8,500 एम्प्लॉयज़ हैं और इसके अलावा जो कंप्लेंट्स आती हैं, बहुत अच्छे कि 93% वो कंप्लेंट्स हैं जो कि इंटरटेन होती हैं और रिजॉल्व की जाती हैं। और उससे भी बढ़कर बात ये कि कोई भी गैर कानूनी डंपिंग का मकाम नहीं है। इसकी वजह से ये पता चलता है कि सिस्टम वाकई अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ चूक हो जाती है और उस चूक को देखें तो मुझे और आपको तो गुस्सा आता ही है, अवामी नुमाइंदों को भी आता है। और अभी एक अहम खबर आपसे हमने शेयर करनी है। गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था कराची के सीव्यू से, जहां पुलिस एहलकारों ने खुली गुंडागर्दी की और इसकी वीडियो बनी और वीडियो वायरल हुई। और पुलिस एहलकारों ने सैर तफरी की गर्ज से आए शादीशुदा जोड़े को तंग किया, बदतमीजी की, धक्के मारे, तशद्दुद किया। शहरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस एहलकारों ने पैसे मांगे थे। जब वीडियो बनाई तो एहलकार गुस्से में आ गए और फिर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, बदतमीजी शुरू कर दी। क्या करोगे? आ जाओ, उतार उतार। हाँ, बदतमीजी कर ये। हाँ, तू लेट कर ये देख, ये सब लाइव चल रहा है, ये सब लाइव चल रहा है। हाँ, मैं भी मना करूँ को बोला छोड़ो, खत्म कर रहे हैं और गुस्सा है कि एहलकारों का बढ़ता चला जा रहा है। इसी सारे मामले के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर, इस रवैये के ऊपर बात करेंगे। एसएसपी साउथ सुहाई अजीज हमारे साथ हैं। सुहाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अब जरा ये फरमाइएगा, ये वीडियो आपकी नज़र से गुजरी? बिल्कुल गुजरी है। इसमें जो मौजूद एहलकार हैं उनको हमने डिटेन किया है और उनको क्वार्टर गार्ड किया गया है। उनको डिसमिसल के ऑर्डर्स भी उनके हो गए, शोकाज नोटिस इशू हुए हैं और जो शहरी है उसे बुलाया गया, उससे उनको आइडेंटिफाई किया एंड ही इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड कि एक्शन लिया गया है। और इस वाक़े का एक्शन एडिशनल IGP, DIGP साउथ, SSP साउथ, एवरीवन न्यू अबाउट दिस और भरपूर क्रैकडाउन हुआ है। और आगे भी यही मैसेज है, जितनी भी जवान अगर इस किस्म की एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो उनके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अच्छा, ये तो बर्खास्त किया जाएगा। ये तो तसल्ली हुई जानकर आपसे। अब जरा ये फरमाइएगा, उस ख्याल का क्या करें कि जो लोगों को बैठे बैठे घरों में परेशान कर रहा है, कि ये तो इन्होंने साहिल पे किया, ये लॉकअप में क्या करते होंगे? ये बात आपकी सही है कि इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा एक रूम होता है, लेकिन इसमें ऐसा ही है कि हम सब मिलकर डिपार्टमेंट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, थाना कल्चर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मीडिया भी बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है और यही है जो हम कर सकते हैं। ये जो जुमला है ना आपका, यही है जो हम कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप इससे ज्यादा करें। नहीं तो आप बताएं ना क्या करें, तो वो करेंगे। देखिए, रवैयों को बेहतर बनाना हम बताएंगे। सुहाई, हम बताएंगे। मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। देखिए, हम ना आसमान से उतरी हुई कोई फोर्स नहीं है। यही किसी कोई पापोश नगर का है, कोई लालू खेत का है, कोई रेती लाइन का है, हम सब यहीं के रहने वाले हैं, हम सारे यहीं के हैं। हम वी आर द प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी और हम इस पुलिस के जो है बिहेवियर है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जरूर चेंज होगा। आप खुद भी तो एक खातून है, फैमिली वाले होते हैं, जब ऐसी वीडियोस आती हैं सामने, इमेजिन करें ना, इस सीव्यू पर इंसान जाता है फ्रेश एयर लेने के लिए। किया हमने और इसीलिए एक्शन लिया है। हम उनके साइड से नहीं कह रहे कि उन्होंने बड़ा सही किया, एक्शन तो लिया गया है उनके ऊपर। चलिए, मामलात एक्शन से भी आगे और बहुत बेहतर हो जाए, हम ये दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, एक्शन लिया गया और चूंकि ये इसी माशरे से हैं तो फौरी तौर पर सुधार नहीं आ सकता। मैंने तो इस तमाम गुफ्तगू से यही नतीजा अख्ज़ किया। लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आई एग्री रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन किरण जिस तरह आपने कहा कि वाकई बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, विच इज़ वेरी राइट, लेकिन काम हो रहा है। हमने अगर KP का जिक्र करें किरण, जहाँ के कहा जाता है पुलिस कल्चर में तब्दीली आई और वो कल्चर हम बाकी सूबा में नाफिज करेंगे, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया।
सिर्फ पुलिस कल्चर नहीं, जिस तरह वहाँ पर हमने देखा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने थे, आपको याद होगा जो ड्रग का मामला बड़ा उठा था वहाँ पर, आइस नशा, इसके बाद से हमने देखा कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने थे और वहाँ पर आई गेस 55 लोग किरण इन्होंने वहाँ पर रखे थे, उसमें से 22 इन्होंने वहाँ से रिलीज़ किए, जो कि वाकई बहाली मरकज़ के बाद अब एक अच्छी ज़िंदगी में आ गए, वापस माशरे का एक अहम हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन ये नशा, ये इसका जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि नशा जिसके हवाले से कहा जाता है कि मौत है, जहाँ से नशा शुरू होता है उसके आगे अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन अब सिर्फ नशा करने वाले ही नहीं, नशा बेचने वालों की भी ज़िंदगी आसान नहीं रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइस नशा बेचने वालों के लिए सजाए मौत का बिल तैयार कर लिया और बिल में मजीद किन सजाओं का तयन किया गया है, ये जानिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में, फिर मजीद इसी पर बात भी करते हैं। आइस नशा नौजवानों को मुस्तकबिल तारीख करने के है दरपे। मामला हाथ से निकला तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को होश आ गया। आइस का कारोबार करने वालों के लिए सख्त सजाओं का कानून तैयार कर लिया। 1 किलो से जायद आइस नशा रखने वालों को मिलेगी फांसी या उम्र कैद, साथ में 10 लाख रुपए जुर्माना भी। बिल तैयार हो चुका है और उसमें मुख्तलिफ किस्म की सजाएं भी दी गई हैं। उनको डेथ पेनल्टी की बात भी हो रही है, उसमें 50 लाख तक जुर्माने की बात भी हो रही है, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। सिर्फ आइस बेचने वाले ही नहीं बल्कि आइस नशा इस्तेमाल करने वाले भी आएंगे। कानून की जद में होगी 2 साल कैद और जुर्माना भी। ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि आइस के लिए कोई मखसूस किस्म का कानून होना चाहिए जिसके ज़रिए लोगों को सजाएं भी दी जाए और उस पर कंट्रोल भी किया जा सके। बिल के मुताबिक आइस की रोकथाम के लिए नई फोर्स तश्कील दी जाएगी, जबकि सजाएं देने के लिए खसूसी अदालतें भी कायम होंगी। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। तो अभी हम जैसे आपको बता भी रहे थे, केपी में आइस मनशियात के आदी अफराद के बहाली के लिए मरकज़ बनाया गया और 1 माह के दौरान ही यहाँ 55 मरीज आए। आइस नशा करने वाले अब अपनी ज़िंदगी बदलना चाह रहे हैं। इस मरकज़ ने वैसे तो 1 माह पहले ही काम शुरू किया है, लेकिन अब तक की प्रोग्रेस क्या रही है और ये लोगों को ज़िंदगी की तरफ वापस कैसे लेकर आ रहा है। फयाज़ अहमद हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। फयाज़, आइस का नशा फैलता जा रहा है और ये मरकज़ इसी सब को ख़त्म करने के लिए बात कर रहा है, काम कर रहा है। कोशिश करेंगे फयाज से सिलसिले में बात कर सके, क्योंकि उनके पास बहुत सारी मालूमात है। सिर्फ मुख्तसर सा अरसा, लेकिन उसमें ही 55 मरीजों का आ जाना, यहाँ दाखिल हो जाना और ज़िंदगी की तरफ लौटने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ी बात है। 15 दिन बहाली मरकज़ में रखा गया, 2 ख़वातीन भी इस सब में शामिल थी, उनको भी ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पर। ये मरकज़ तो अपना काम खूब कर रहा है। ये मरकज़ अपना काम कर रहा है किरण, और हुकूमत भी कर रही है। आपको याद होगा 2 रोज़ पहले एक वीडियो वायरल हुई थी BRT और हयाताबाद से, जहाँ बहुत से नशई बैठे हुए हैं और वो नशा कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि 2 रोज़ पहले, यानी संडे नाइट, एक क्रैकडाउन किया गया, उनको वहाँ से उठाया गया। और सिर्फ ये नहीं कि उन्हें उठा लिया गया या थाने मुंतकिल कर दिया गया या उन्हें रख लिया गया, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, उन्हें बहाली मरकज़ ले जाया गया ताकि उनका बाकायदा तौर पर अब इलाज किया जा सके। इसी इशू पर हम मज़ीद भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं लॉयर हैं हुमा जमील साहिबा, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे CCP और पेशावर काजी जमील साहब भी, उनसे भी हम मौक़िफ़ लेंगे। हुमा, आपकी तरफ पहले आना चाहूँगा। हमारा आइन, हमारा कानून इसमें कितनी गुंजाइश है, और नशा फरोख्त करने पर सजाए मौत देने की जो बात हो रही है, जो बिल तैयार किया गया है, व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? जी बहुत शुक्रिया शोएब। देखिए, हमारे यहाँ जो पहले से लॉ चल रहा है वो है एंटी नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997, जो कि फेडरल लॉ है। तो अगर किसी भी प्रोविंस की तरफ से कोई भी रिकमेंडेड बिल आता है या लॉ आता है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि फेडरल लॉ के होते हुए उसमें अमेंडमेंट कैसे की जाएगी, और अगर नए बिल की रिकमेंडेशन है तो उसको कैसे जो है वो पास किया जाएगा। इसको रखते हुए, लेकिन ये बहुत एक खुशाइंद एक्ट है। सजाए मौत पहले भी जो लॉ है उसमें मौजूद है, लेकिन उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है जो नारकोटिक सब्सटेंस है उसकी। और नए लॉ में जो प्रपोज किया गया है वो ख़ास तौर पे अगर 100 ग्राम भी किसी के पास नारकोटिक सब्सटेंस है तो उसकी सज़ा इसमें कम अज़ कम जो है वो 7 साल कैद और 3 लाख रुपये जुर्माना रखी गई है, जबकि पहले वाले कानून के मुताबिक वो 2 साल कैद है। तो इसमें जो सज़ा है उसकी नौइयत जो है वो काफ़ी सख्त कर दी गई है। और जैसे पहले था कि अगर 1000 ग्राम से ऊपर है तो उसके बाद आपको डेथ पेनल्टी थी जो रेकमेंडेड थी हमारे अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है। लेकिन जो प्रपोज्ड है उसमें यह है कि 1 किलो आइस रखने, अगर आप आइस भी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, तो उसमें आपको डायरेक्ट सजाए मौत है। पहले 1000 से ऊपर था और अब 1000 पर है, इतना फर्क तो नहीं लग रहा फिर हुमा? जी
नहीं, देखिए पहले ये था कि स्पेसिफाई नहीं था, अभी स्पेसिफाई ऐसे कर दिया गया है कि अगर 1000 ग्राम से कम है तो 7 साल कैद है, जबकि पहले ये था कि अगर 1000 ग्राम से कम है तो 2 साल कैद थी। इसी तरह अगर हम देखें तो 100 ग्राम से अगर जायद आइस रखी हुई है किसी ने, तो उस पर अब जो नया बिल पास किया जा रहा है या जो प्रेजेंट किया जा रहा है उसमें 10 साल कैद और 5 लाख जुर्माना है, जबकि पहले का जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है उसमें यह है कि अगर आपकी एक्सीड कर रही है 1 kg से तो उसमें आपकी डेथ है या आपकी लाइफ इम्प्रिजमेंट है और उसमें आपका फिर 1 मिलियन का फाइन भी है। तो इसमें सिर्फ ये है कि नोयत थोड़ी सी चेंज कर दी गई है इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, कि पहले जो क्वांटिटी थी ड्रग्स की उस पे आपको जो सज़ा थी वो थोड़ी कम थी, लेकिन अब 1 kg के ऊपर ही जो है वो सज़ा जो है वो बढ़ा दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले देखें तो 1 किलो जो है उसकी चर्च पे आपको 7 साल कैद थी कि अगर 1 किलो के अंदर आपकी जो नारकोटिक सब्सटेंस जो है वो आपका रिकवर होता है, लेकिन अब जो है अगर 1 किलो के अंदर आप 1 किलो तक रिकवर कर देते हैं तो आपको सजाए मौत रिकमेंड की जा रही है। तो इज अ ह्यूज डिफरेंस, और अगर इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन आती है तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा। जी जी ठीक है। काजी जमील साहब, आप फरमाइएगा, ये नशा तेजी से फैलता चला जा रहा है, पुलिस इस सिलसिले में क्या कर रही है, कितना एक्शन आपने किया, कितने लोगों को गिरफ्तार आपने किया? थैंक यू वेरी मच जी। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है पेशावर का, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने इस इशू को उठाया और इसको इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि हम तकरीबन 1 साल से इस पे काम कर रहे हैं, और ये इसको आइस मैथाम्फेटामिन है और क्रिस्टल आइस भी कहते हैं, इसको पार्टी ड्रग भी कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से ये एलीट्स में भी हो रहा है पॉपुलर, और ख़ास करके जो हमारा यूथ है उसमें बहुत पॉपुलर हो रहा है कि पार्टी ड्रग के तौर पे इस्तेमाल होता है। पिछले 1 साल में कोई हमने 475 केसेस किए, कुछ 675 लोग के करीब हमने इसमें मुलज़म पकड़े, और तकरीबन कोई 45 किलोग्राम हमने आइस पकड़ी। इसमें ये देखने में आया कि पहले मुख्तलिफ इलाकों से स्मगल होकर इधर आती थी, फिर रिसेंट पास्ट में हमने 3 आइस की फैक्ट्रीज पकड़ी। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग that ice is a synthetic drug being manufactured in local illegal factories. एक जो हमने फैक्ट्री फ़कीराबाद में पकड़ी, आप हैरान होंगी उसको देख के कि उसमें 50,000 के करीब इलीगल पिल्स एंड टैबलेट्स थी, 7,000 इंजेक्शंस थे। अब ये एक आइस ऐसी चीज़ है विच कैन बी इंजेस्टेड, आप ले सकते हैं, इंजेक्ट भी हो सकती है, स्मोकेबल फॉर्म में भी अभी अवेलेबल है। तो कुछ लोग इसको जो शीशा होता है जो रेस्टोरेंट्स में होता है उसके जरिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों हो रहा है ये, क्यों ज़्यादा स्प्रेड कर रही है, ये इसी वजह से कर रही है कि जो हमारी यूथ है वो ये समझती है कि ये पार्टी ड्रग है तो इसको लें, तो इसको एक्चुअली इसके जो इनिशियल इमीडिएट इफेक्ट्स हैं। काजी साहब, ये फरमाइएगा कि 600 गिरफ्तारियां आपने की, क्या कोई गिरफ्तारी ऐसी भी हुई है क्या जिसको आप ये कह सके कि हमने पूरा माफिया पकड़ा है? कौन लोग हैं इतनी आसानी से इतना कुछ कर रहे हैं, कौन ताकतवर लोग हैं? गुड क्वेश्चन। देखें, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक सिस्टम होता है डिमांड एंड सप्लाई का। हम ये काम कर रहे हैं कि हम उस सप्लाई चेन को ब्रेक करें, और ये जो 3 फैक्ट्रीज की बात जब मैं करता हूँ तो इससे इट हैड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द सप्लाई चेन। लेकिन दूसरी तरफ बात वही है कि अगर डिमांड रहेगी सोसाइटी में तो सप्लाई किसी न किसी फॉर्म में आएगी। जब हमने ये क्रैक डाउन किया, जब हमने फैक्ट्रीज पकड़ी, तो आप हैरान होंगी कि जब हमने लोकल सर्वे करवाया तो उसकी प्राइस बढ़ गई, क्योंकि सोसाइटी में लोग थे कि जो यूज़ कर रहे थे। तो हमने दोनों साइड पे देखना है, हमने इन्फोर्समेंट भी करनी है, हमने वो चेन भी पकड़नी है जिसकी आप निशानदेही कर रही हैं। और अब हमारे पास कुछ लिंकेजेस डेवलप हुए हैं, कुछ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन है, वहाँ पे भी क्रैकडाउन हो रहा है। ये सारा जब क्रैकडाउन होगा तो इंशाल्लाह ये चेन भी क्लियर होगी, सप्लाई भी है और अनफॉर्चुनेटली सरपरस्ती भी है। ये 2 बड़े मसाइल हैं। काजी साहब की गुफ्तगू से ऐसा लगा। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि आप सप्लाई के हवाले से भी काम कर रहे हैं कि सप्लाई चेन आप तोड़ रहे हैं, तो एक लास्ट कमेंट ये भी कर दीजिएगा कि फिर आगाही के लिए इंतजामिया क्या कर रही है? स्टूडेंट्स लेवल पर भी हम देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों। देखिए, इसमें हम सबको रोल प्ले करना पड़ेगा, इसमें सिविल सोसाइटी को उठना पड़ेगा, इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को उठना पड़ेगा,
इसमें पेरेंट्स को रोल अदा करने पड़ेगा। मैंने एज CCPO मैंने 480 मसाजिद और खुतबा को ख़त लिखे और मैंने उनको कहा कि जी आप एक जुम्मे का खुतबा आइस और ड्रग्स पे लगा दें, लोगों को बताएं कि ये हराम है, ये ममनू है इस्लाम में। सही। फिर हमारी टीम्स जाती हैं, मैं खुद गया हूँ जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंसिटाइजेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए उनके साथ अवेयरनेस कैंपेन्स के हवाले से भी आप जिक्र करें। सर बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद हैं। क्विकली मैं चाहूँगा, फयाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फयाज, जिस तरह CCPO साहब भी फरमा रहे थे कि अवेयरनेस कैंपेन जा रही हैं, खुतबे के लिए मौलवी साहिबान को भी कहा जाता है, तो आप क्या देखते हैं वहाँ पर सूरत हाल कैसी है? देखें शुएब, अगर ज़मीनी हक़ाइक़ की बात की जाए तो अगर हम देखें कि इसके जो रुझान है बहुत ज़्यादा है और गुज़िश्ता अगर 2 साल को हम कंपैरेटिवली देखें तो उसमें काफ़ी बहुत इजाफा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत आसानी से हो रही है और चूँकि यहाँ पर कानून साजी नहीं थी, तो अभी भी बिल की कानून साजी नहीं है, बिल तो मुसविदा तैयार है, तो जिसकी वजह से इसका एक्ट नहीं लग रहा और इसके ऊपर कोई कानून नाफिज नहीं हो रहा पकड़ने वालों के खिलाफ, और आम जो मंशियात होता है वही इस पर लगाया जाता है जो आसानी से बरी हो जाता है। तो जैसे कि CCPO साहब ने बताया, इनकी तरफ से तो अवेयरनेस हो रही है जामियात में, मुख्तलिफ तालीमी इदारों में, लेकिन दूसरी जानिब देखें तो हॉस्टलों में काफ़ी आसानी से अवेलेबल है, और जो प्राइवेट हॉस्टलों की CCPO साहब ने खुद बात की, वहाँ के जो वार्डन है वो खुद इस धंधे में मुलविस पाए गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो क्रैकडाउन तो जारी है, लेकिन कानून साजी न होने की वजह से काफी हद तक ये चीज बढ़ चुकी है। फिर सजाएं सख्त होंगी तो फिर देखेंगे कि कुछ मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। फयाज, आपका भी शुक्रिया। इससे पहले हुमा जमील साहिबा आप साथ मौजूद थी, आपका भी शुक्रिया। जरा आगे बढ़े, आपको बताया सरकारी स्कीम के तहत कौन कौन खुशनसीब हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करेंगे। कुरानदाजी आज होगी, इस सिलसिले में बात आज पता चलेगी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम की कुरानदाजी वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी करेंगे। दरख्वास्त गुजारों को नताइज की इत्तला बजरिया SMS दी जाएगी और इसके साथ साथ कुरानदाजी में कामयाब होने वाले खुशनसीब आज़मीन के नामों का ऐलान वजारत मजहबी उमूर की वेबसाइट पर भी किया जाएगा। और इस साल 2 लाख पाकिस्तानी हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करेंगे। तो आज सब इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आज कुरानदाजी है। तो अभी हमने दीगर खबरें भी शामिल करनी है और उससे पहले हमने एक ब्रेक भी शामिल करनी है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। किरण, गाड़ी खरीदनी है? हाँ खरीदनी है, बिल्कुल। कौन सी वाली खरीदनी है? इंपोर्टेड है लोकल? जो मिल जाए वैसे तो, लेकिन इंपोर्टेड के बड़े ख्वाब देखे हैं मैंने। जाहिर बात है वो अच्छी बात होती है ना, इसलिए आप ख्वाब भी अच्छी चीज़ की देख रही हैं। लेकिन बीच में कुछ खबरें आई थी, सिस्टम बहुत पेचीदा होता जा रहा है और शायद गाड़ियाँ मिलेंगी नहीं, महंगी हो जाएंगी, तो इंडस्ट्री लोकल अपलिफ्ट हो जाएगी। और मेरे पास खबर ये है कि अब गाड़ियाँ जो है ना वो बिकेंगी, धड़ाधड़ बिकेंगी, क्योंकि हुकूमत ने नॉन फाइलर्स को गाड़ी खरीदने की इजाज़त दे दी है। लेकिन किरण, इसमें एक अहम फैक्टर ये भी है कि शहरी पाकिस्तान मेड गाड़ी खरीदने को अब तरजीह दे रहे हैं। वो क्यों तरजीह दे रहे हैं इस रिपोर्ट में जानते हैं, फिर मजीद इसी पर बात भी करते हैं। नॉन फाइलर्स को एक बार फिर गाड़ियां खरीदने की इजाजत मिलने जा रही है। मार्केट में एक बार फिर धड़ाधड़ गाड़ियां बिकेंगी। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी पाकिस्तान में मिलती है। मिसाल के तौर पर जो गाड़ी जापान में पाकिस्तानी 6 लाख रुपए की है, वो पाकिस्तान पहुंचते ही 14 लाख रुपए की हो जाती है। 660 से 1800 सीसी की गाड़ी पर 150% ड्यूटी देना होती है। 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ी पर 345% ड्यूटी देना होती है। पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। 70% हाइब्रिड गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं। बात अगर पाकिस्तानी गाड़ियों की करें तो उस पर भी राय मुनकसिम है। कुछ लोग पाकिस्तानी तो कुछ लोग इंपोर्टेड गाड़ियां पसंद करते हैं। लोगों का कहना है पाकिस्तान मेड गाड़ियों में सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता, और तो और वो इंपोर्टेड गाड़ियों से ज्यादा महंगी हैं। और क्या वाकई तरजीह दे रहे हैं या कोई मजबूरी है या क्या मामला है, इस पर हम करते हैं बात। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में ही सदर कराची कार इंपोर्टेड एसोसिएशन शेख फैसल परवेज साहब। सर बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन करें इस्लामाबाद से शकील अहमद, आपकी तरफ जाएंगे। लेकिन सर पहले आपने रिपोर्ट भी देखी होगी, ये तरजीह वाकई दे रहे हैं शहरी? जिस तरह किरण ने तो ख्वाहिश का इजहार किया था कि इंपोर्टेड गाड़ी चाहिए। नहीं, इंपोर्टेड गाड़ी को तो बिल्कुल कर्टेल कर रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट से रिलेटेड कोई पॉलिसी यूज्ड कार्स की है ही नहीं। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो इन्होंने बेनिफिट दिया था, जो कि उनके नाम वो जो गाड़ियाँ लेकर आते थे, वो भी अब उन्होंने प्रोसीजर को इतना टिपिकल और डिफ़िकल्ट कर दिया है कि वो पॉसिबल भी नहीं रहा, जिससे अब आप लोग जो है वो इंपोर्टेड गाड़ियाँ चलाने से महरूम।
और जो फ्यूल एफिशिएंट भी थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनके अंदर आप ये देखें कि जो ड्यूरेबल भी थी, जिसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो इंपोर्ट बिल के, ऑयल के इंपोर्ट बिल में है, जिसमें सबसे बड़ा एक आम कंज्यूमर को फ़ायदा ये है कि उसका जो इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हमारी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट ये होगी, खुसूसी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, कि काइंडली इसको देखें। जो यहाँ पर गाड़ियाँ लोकल असेंबल होती हैं वो डेफिनेटली ना ही तो उसमें आर की गाड़ियाँ हैं और ना ही तो उनकी वो प्राइस है कि जो पूरी दुनिया में इस प्राइस पे गाड़ियाँ अवेलेबल हो। आप यूएस ले लें, आप यूके ले लें। यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त हम दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी खरीद रहे हैं, जो कि महंगी तरीन पड़ भी रही है एक आम पाकिस्तानी को। जी बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर लोकल असेंबल हुई कार को देख लें तो ना ही तो उसके अंदर वो सेफ्टी फीचर्स हैं, ना ही तो वो जो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बन रही है पूरी दुनिया में, अब हाइड्रो पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं। इनफैक्ट ये वाली तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे है ही नहीं, ओल्ड टेक्नोलॉजी पे गाड़ियाँ बना रहे हैं। फिर उसके बाद वो प्राइस दे रहे हैं जो पूरी दुनिया में जिस प्राइस पर गाड़ी अवेलेबल है उसकी डबल प्राइस पे पाकिस्तान में है, जबकि पाकिस्तान में 15% जो है वो ड्यूटी स्लैब है गाड़ी के पार्ट्स के इंपोर्ट करने पे, सीकेडी पे। बट आप ये देखें कि कितना ह्यूज मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है जो यहाँ पर जा रहा है। हमें ये चाहिए कि हम ये देखें कि हमें जापान में जो गाड़ी जो यहाँ पर बनती है वही 1500 सीसी की गाड़ी, 1800 सीसी की गाड़ी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ वो हाफ प्राइस पे वहाँ मिलती है और यहाँ पर डबल प्राइस पे मिलती है। 347% ड्यूटी स्लैब है ओवर 1800 सीसी कार के, और अंडर 1800 सीसी कार 150% का ड्यूटी स्लैब है। आप ये देखें, उसके बावजूद वहाँ से अगर गाड़ी यहाँ आती है और अगर आज आप इंपोर्ट करें तो भी जो पाकिस्तान में असेंबल होने वाली गाड़ी है उससे सस्ती पड़ती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, इसके अलावा वो माहौलियात को भी कोई फायदा नहीं पहुंचा रही, उल्टा नुकसान पहुंचा रही है। और इस सब के साथ साथ ये है कि क्वालिटी यहाँ पर इम्प्रूव नहीं होगी। क्या ये बुरी खबर भी है? आगे जाके मामला बेहतर नहीं होंगे, क्वालिटी बेहतर नहीं होगी? देखें, क्वालिटी को तो क्यूसी डिपार्टमेंट तो आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट उसको देख रही है या कंसीडर कर रही है, और ना ही उनको कोई चेक एंड बैलेंस है, ना प्राइस पे ना क्यूसी पे। अगर आप इसका कंपैरिजन ले लें तो गाड़ी में जो इंपोर्टेड कार्स हैं और जो लोकल कार्स हैं उनमें ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। लेकिन अब मजबूरी ये है कि गाड़ी खरीदनी यहीं की पड़ेगी और अब तो ये धड़-धड़ बिकेगी। क्योंकि वो इस पर हम आगे चल के बात भी करते हैं कि एसआरओ जो आया उससे क्या नुकसान हुआ और क्या इंपोर्टर्स वाले क्यों परेशान है उस मामले से। शकील, जानना चाह रहे हैं आपसे, ये जो फाइलर और नॉन फाइलर का मामला भी था, अब जिस तरह कहा जा रहा है कि नॉन फाइलर्स गाड़ी खरीद सकेंगे, तो क्या इससे गाड़ियां वाकई अब धड़ाधड़ बिकेंगी? क्योंकि लोग तो चाहेंगे अगर मैं 14 लाख, 15 लाख, 18 लाख दे रहा हूं तो मुझे गाड़ी तो बहरहाल अच्छी मिले। इंपोर्टर की तरफ रुझान बहरहाल था। बिल्कुल शुएब, जो गाड़ियां हैं वो अगर आप बात करें, जो महंगी गाड़ियों की आप बात करें तो वाकई ऐसा है। अगर आप 20 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो 6 से 7 लाख रुपए तो खाली टैक्स बन जाता है उसके ऊपर। आप देखें इतना ज्यादा मार्जिन है इसके अंदर। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है 10 से 12 उन बड़े सेक्टर्स में शामिल है जहां से हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू बड़े पैमाने पर हासिल होता है। तकरीबन 250 अरब रुपए इस सेक्टर से टैक्स मिलता है। इंपोर्ट स्टेज पे सेल्स टैक्स है, फिर डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर फिर कस्टम ड्यूटी और कई किस्म के टैक्सेस हैं। लेकिन पिछली हुकूमत ने जब बैन लगाया था नॉन फाइलर्स पे और तो 25% सेल्स टैक्स में कमी आ गई। इसके अलावा इंपोर्ट जो थी गाड़ियों की वो भी तकरीबन 12 से 13% कम हो गई। तो हुकूमत को खदशा ये था कि 50 अरब रुपए तकरीबन नुकसान होगा नॉन फाइलर्स पर पाबंदी लगाने से और वैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन जो हुआ उसकी वजह से। अब जाके हुकूमत को समझ आई है कि ये पाबंदी हटानी चाहिए और इसका फैसला हो गया है। अब नॉन फाइलर्स जो है किसी भी सीसी की गाड़ी या इंजन पावर की गाड़ी खरीद सकेंगे। इससे मार्केट के अंदर तो फायदा होगा, गाड़ियां बिकेंगी और मैन्युफैक्चरर्स को भी फायदा होगा, जो डीलर्स हैं उनको भी फायदा होगा। लेकिन जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसको असल फायदा तब होगा जब यहाँ पे नए प्लेयर्स आएंगे। हुकूमत कोशिश कर रही है कि नए प्लेयर्स आए, निसान है, इसके अलावा हुंडई है, इसके अलावा किया है, मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली उस पर काम नहीं शुरू हो सका। तो जब वो काम होगा तब जाके गाड़ियां यहाँ पे सस्ती होंगी। 70% तक गाड़ियों की प्रोडक्शन जो है वो लोकली हो रही है, बाकी इंपोर्ट की जाती है। छोटी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। और जो ट्रैक्टर्स और जो मोटरसाइकिल्स हैं वो तकरीबन 80 से 90% पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं। तो जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पे होगी और इसके अलावा नए प्लेयर्स आएंगे तब जाके गाड़ियां सस्ती होंगी। नए प्लेयर्स आएंगे, इतना ज्यादा टैक्स आएंगे, they are not manufacturing the vehicles here.
आप फरमाइए, आप कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं। मैं डेफिनेटली मैं कहूँगा कि जो साहब ने कहा कि यहाँ पर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर तो होती ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंटरेस्ट ये है, हम सबका इंटरेस्ट ये है कि हम अपने मुल्क का फ़ायदा सबसे ज़्यादा देखें और उसके बाद हम अपने एंड यूज़र और कंज्यूमर को देखें। मुल्क का फ़ायदा किस में? ड्यूटी एंड टैक्सेस में। मैं इनकी बात को लेकर आगे चलूँगा कि अगर पाकिस्तान में ड्यूटी एंड टैक्सेस का स्ट्रक्चर देखें इंपोर्टेड कार्स के ऊपर तो वो 347% है। उसमें 100 अरब रुपए का ड्यूटी का एनुअल जो है वो इनपुट है डायरेक्ट जो गवर्नमेंट को मिलता है, जो कि अब नहीं मिलेगा। उसके बरक्स आप ये देखें कि जो यहाँ लोकल असेंबल की जाती हैं कार्स, उसमें तकरीबन 4 अरब डॉलर यहाँ से बाहर भेजे जाते हैं। सही। और उसके अगेंस्ट 1 अरब डॉलर जो है वो 1 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिलता है। आप उसके अगेंस्ट ये देखें कि हमारा फ्यूल का कितना हैवी लॉस है। फ्यूल का जो इंपोर्ट बिल है, देखिए नंबर 1 पे जो हमारा इंपोर्ट बिल है पाकिस्तान का वो फ्यूल है। 40% रिड्यूस होता है कि अगर हम हाइब्रिड गाड़ियां इलेक्ट्रिक कार्स यहां पर मंगाते हैं। 70% हाइब्रिड कार्स। एग्जैक्टली। जो गाड़ियां, मैं उनके दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं, जो गाड़ियां यहां पर बनती ही नहीं है वो वहां से आती हैं, लाइक 660 सीसी अबव 3000 सीसी। वो गाड़ियां जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती नहीं है, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि हाइब्रिड कार्स यहाँ नहीं बनती, इलेक्ट्रिक कार्स यहाँ नहीं बनती, हाइड्रो कार्स यहाँ नहीं बनती। और उसमें हम छोटी गाड़ी देख लें सर, तो अगर मैं 13 लाख की गाड़ी यहाँ पर ले रहा हूँ और मैं 13 लाख की गाड़ी अगर जापान की इंपोर्ट करा रहा हूँ तो उसमें मुझे एयर बैग्स भी मिलेंगे, एबीएस ब्रेक भी मिलेगी, उसमें मुझे इतना ह्यूज डिफरेंस है, इतना ह्यूज डिफरेंस है सेफ्टी का। देखिए प्री क्रैश सिस्टम आता है, आप अगर ब्रेक नहीं भी लगाएंगे गाड़ी की तो वो ऑटो पे रुक जाएगी। इतने सेफ्टी फीचर्स हैं वो मैं आपको, मतलब अगर अभी आपके बिल्कुल एक तवील लिस्ट है, बिल्कुल बहुत लिस्ट है। इस वक्त यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर जापान में लाइक हाईएस्ट लेबर स्लैब है और वहां पर एक चीज आपको 17 लाख रुपए की मिले, जो पाकिस्तान के अंदर लोएस्ट ड्यूटी स्लैब, लोएस्ट चीपेस्ट लेबर अवेलेबल है, जब यहाँ पर आप वही गाड़ी यहाँ पर आप मैन्युफैक्चर भी नहीं असेंबल करते हैं और उससे दुगनी कीमत में पाकिस्तानियों को यहाँ पर देते हैं। आप देखें पूरी दुनिया में ये ख्वाब है, मतलब गाड़ी आप चले जाएं पाकिस्तान में आएंगे आप बोलेंगे गाड़ी मैं नहीं खरीद सकता, मतलब हमारे लिए खरीद सकते थे कि हम आपको लेकर चलते हैं कैसी जगह सर जहां से आप गाड़ी खरीद सकते हैं, $500, $200, $200 पाउंड, $500 पाउंड, मतलब आप देखें हमारे पाकिस्तान में तस्वुर नहीं किया जा सकता। आप दुबई चले जाएं, कहीं चले जाएं, इंडिया चले जाएं, वहां की बनी हुई गाड़ियां देखें, प्राइस देखें, फीचर्स देखें, सेफ्टी फीचर्स देखें, इतना ह्यूज जो प्रॉफिट है, या जो ये प्राइस ये कर्टेल नहीं कर रहे, या जो हमें वर्ल्ड क्लास गाड़ियां प्रोवाइड नहीं कर रहे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन चीज़ों को देखें कि इतने मिनिमम टैक्स पे जो इस डबल प्राइस पर दुनिया के किसी भी मतलब कंट्री से डबल प्राइस पर यहाँ पर गाड़ियाँ प्रोवाइड की जा रही हैं, इस आवाम के साथ जुल्म है, कंज्यूमर के साथ जुल्म है। पाकिस्तान का नारा जरूर लगाएं लेकिन क्वालिटी को भी इंश्योर करें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। और शुएब आप कह रहे थे मुझे सस्ती तरीन गाड़ी कहाँ मिल सकती है? जाना पड़ेगा बलूचिस्तान, बिल्कुल सरहदी शहर चमन जाना पड़ेगा, वहाँ नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ मिल रही हैं और लगता है कि जन्नत बन गई है। तो तफसीलात जानिए सईद अचकजई की इस रिपोर्ट में। ये है चमन, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की जन्नत। इन गाड़ियों को मकामी जबान में काबली गाड़ियां भी कहा जाता है क्योंकि ये गाड़ियां अफगानिस्तान से पाकिस्तान स्मगल की जाती हैं। चमन में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के 80 से 90 शोरूम्स हैं जिनमें मौजूद हजारों गाड़ियां दीगर शहरों में भी फरोख्त की जाती हैं। इन गाड़ियों की कीमतें कस्टम पेड गाड़ियों के मुकाबले में आधी से भी कम हैं। इस कारोबार से वाबस्ता ताजरों का कहना है इन गाड़ियों पर टैक्स लगाकर इन्हें कानूनी शक्ल देने से हुकूमत को भारी आमदनी हासिल होगी। ये गाड़ियाँ बॉर्डर के रास्ते से आता है चमन, तो इधर से फिर दूसरे शहरों में गाड़ियाँ मुंतकिल होते लोग खरीदते हैं। इस गाड़ियों और आम गाड़ियों की कीमत में जो पोर्ट के रास्ते से आता है तकरीबन 10 लाख रुपए छोटी गाड़ी की कीमत में फर्क होता है। लोग 5-6-4 गाड़ियाँ खरीदते हैं, यहाँ पे वापस काबली बिकते, पेशन ले जाते, लोजलाई सुखाब या लके पे ले जाते, कोई 5-10 हज़ार मुनाफे के लिए ले जाते हैं। रिकॉर्ड मौजूद न होने के सबब इन गाड़ियों को जराइम में इस्तेमाल किए जाने के इम्कानात भी ज्यादा होते हैं। शायद यही वजह है कि हुक्काम भी इन गाड़ियों को कानूनी दस्तावेज जारी करने के हक में हैं। इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान कस्टम्स वो इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो इनको दोबारा से रजिस्टर्ड करा दे और कोई इस तरह का उनके लिए पैकेज दे दे उन लोगों को जो ये गाड़ियाँ चलाते हैं। मुल्क में बनने या इम्पोर्ट होने वाली गैर मुल्की गाड़ियाँ आम शहरियों की पहुँच से दूर हैं। शहरियों का कहना है हुकूमत और जिम्मेदार इदारे किरदार अदा करें तो आवाम के साथ कौमी खजाने को भी बड़ा फायदा हो सकेगा। सईद अचकजई, समा, चमन।
चमन के बारे में मुझे ये नहीं पता था। वैसे क्या आपको मालूम है, कभी सुना है इस बारे में कि कुत्ते बिल्लियों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया हो? है? ये कैसे कुत्ते बिल्लियों के इलेक्शन की क्या बात कर रही हैं आप? मैं बताती हूँ ना। अमेरिकी रियासत वर्मोंट में जानवरों में मुकाबला हो गया। बकरा मेयर बन गया मैं करके। इलेक्शन के दौरान लिंकन ने सामी नामी कुत्ते को 2 वोट से शिकस्त दे दी। इलेक्शन में लिंकन के अलावा 15 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। यहाँ इलेक्शन मुनक्किद कराने वालों का कहना था कि अगले साल इलेक्शन में टर्नओवर बढ़ने की भी उम्मीद है। कामयाब बकरा आज बोर्ड मीटिंग में ओहदे का हलफ उठाएगा। लिंकन को 1 साल के लिए मेयर बनाया गया है और इसके फराइज में मेमोरियल डे की परेड में मार्च में भी शामिल होना है। ये इसके फराइज में शामिल है। लेकिन किरण, सवाल तो ये है, तुक क्या थी इस चीज की? करना क्या चाहते हैं इससे? होगा क्या इससे? मुझे ये बता दें आप। कैटवॉक सुनी थी, मुकाबला हुसन सुना था, ये इलेक्शन अब आप कह रही है हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। हलफ बर्दारी की तकरीब होगी जानवरों की। ये हो क्या रहा है भाई? ये हो ये रहा है कि इसका मकसद ना स्कूल के बच्चों में शऊर पैदा करना है। उन्होंने सोचे कि बच्चों को पेट्स अच्छे लगते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मुझे आप बताएं जरा डिटेल से, हम ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और अब जिक्र करना है हमने पानी के मसले का, और ये मसला भी ऐसा है कि ये पाकिस्तान भर का मसला है। सिर्फ कराची का मसला नहीं है, सिर्फ क्वेटा का मसला नहीं है, सिर्फ लाहौर का मसला नहीं है, पेशावर का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। लेकिन एक इलाका पिक कर लेते हैं और देखते हैं कि उस इलाके के मकीन जब बाहर निकलते हैं एहतजाज करने के लिए तो क्या उनको साफ़ पानी मिल जाता है? क्योंकि पानी ज़िंदगी है और साफ़ पानी पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हर शहरी को ये सहूलत, ये बुनियादी सहूलत फराहम करे। लेकिन मुल्क के कई इलाके, जैसे कि शुएब ने भी कहा, ऐसे हैं जहाँ साफ़ पानी मैसर नहीं। इंसान और जानवर गंदे जोहड़ों से एक साथ पानी पीने पर मजबूर हैं। बलूचिस्तान का इलाका भागनाड़ी ये भी इन्हीं इलाकों में शामिल है और इस इलाके के नौजवानों ने साफ पानी के लिए एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार किया। यहाँ क्या कुछ हो गया, यहाँ सूरत हाल कैसी है, जैनुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। ये पानी हम लोग बलूचिस्तान का इलाका बागनाड़ी, जहाँ इंसान और हैवान एक ही जगह से गंदे जोहड़ों का पानी पीने पर मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया तो हुकूमत ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन 3 माह गुजरने के बावजूद भी सूरत हाल तब्दील न हुई। इलाके के 16 नौजवानों ने तंग आकर बागनाड़ी को पानी दो की तहरीक शुरू कर दी। कोयटा तक पैदल लॉन्ग मार्च करके मुनफरिद तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हम अपने बुनियादी हक पीने के साफ पानी से 20 सालों से महरूम हैं और मुंतखब नुमाइंदों और महकमा PHE ने आज तक इसका नोटिस नहीं लिया है। काफिले में शामिल नौजवानों के पाँव में चाले पड़ गए, लेकिन चलते रहे। बारिश और बर्फबारी के बावजूद भी हिम्मत न हारी और 250 किलोमीटर का मुश्किल सफर 11 रोज में तय करके पानी के लिए 1.5 लाख लोगों की आवाज बन गए। लोग सुबह उठते ही ना स्कूल जाते हैं बच्चे, ना बड़े जो है किसी काम के लिए जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम पानी की तगोदो में रहते हैं। लॉन्ग मार्च के शुरा का कहना है कि इलाके की निस्फ आबादी पानी की किल्लत के बायस पहले ही नकल मकानी कर चुकी है। हुकूमत ने हंगामी इकदामात ना किए तो बाकी लोग भी इलाका खाली करने पर मजबूर होंगे। 70,000 से 80,000 माइग्रेट होकर चले गए। अभी और भी जो है ना वो जो माइग्रेट जो हिजरत करने पे तैयार है कि जी वहाँ पे कहत का समा है। पुरअज़म नौजवानों का कहना है कि हुकूमत से पानी का बुनियादी हक लेकर रहेंगे। सुनवाई ना हुई तो कोयटा में तादा में मर्ग भूख हड़ताल भी करेंगे। कैमरामैन जफर बलोच के साथ जैनुद्दीन, सम्मा, कोयटा। तो भागनाड़ी को पानी दो, इसी के लिए मार्च किया गया। इसके लिए कितने लोग इकट्ठा हुए और अब काम कैसे कर रहे हैं, इस तहरीक के सरबराह वफा मुराद सुमरो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वफा मुराद सुमरो साहब, कितना चल लिए आप और फिर इस सब के बाद कुछ आपको नजर आता है? पानी मिलेगा, कुछ होगा? शुक्रिया समा टीवी। मैं बताता चलूँ कि 20 सालों से जो हमें पीने के साफ पानी से महरूम रखा गया है, तो अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत बलूचिस्तान हमें पानी फराहम करने में बिल्कुल संजीदा नहीं है, जिसकी वजह से हमने ये भागनाड़ी को पानी दो तहरीक के हवाले से मुहिम चलाई। और कल भागनाड़ी की आवाम ने हज़ारों की तादाद में आकर बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में हमारे पैदल मार्च जो 11 रोज़ के हम शदीद मुश्किलात और मसाइब का मुकाबला करते हुए पहुँचे। अवाम ने भरपूर हमें पजीराई दी और हमारा साथ दिया और हम यहाँ पर आकर हमने धरना दिया प्रेस क्लब कोयटा के सामने। लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान हमें पानी फराहम करने में संजीदा नज़र नहीं आ रही है और इनके तरक्की के दावे सिर्फ इख्बारी बयानात और जो है ना मीडिया में जस्ट वो जो है ना अपने वो झूठे दावों को रख रहे हैं, लेकिन अमली बुनियादों पर
हुकूमत बलूचिस्तान और महकमा PHE बिल्कुल संजीदा नहीं है। और MPA MNA कौन है आपके शहर का, इस इलाके का? जी, हमारे MPA सरफराज डोमकी साहब हैं, जो हालिया इलेक्शन में वो मुंतखब हुए। सही, तो अब उन तक ये आपने आवाज़ पहुंचाई? क्योंकि मसला तो उनका भी है, उनकी फैमिली भी यहाँ पर रहती है, पानी का मसला उनका भी होगा। हमने तो कई बार शटर डाउन, एहतजाज और प्रेस वगैरह, और उसके अलावा हमने बार बार आगाह भी किया, लेकिन वो बिल्कुल इस हवाले से जो है ना आज तक उसने इखबारी बयान तक भी जारी करना वो उसने ज़हमत नहीं की है हमारे हक में बयान जारी करना। कैंपेन के दिनों में वो आते थे, जब वो कैंपेन कर रहे थे इलेक्शन के लिए, वो तब आए थे इस इलाके में? कोई वादा करके गए थे तब? जी हाँ, वो शदीद गर्मियों में अब वो बिल्कुल कैंपेन चला रहे थे और शदीद गर्मी में घर घर जो है ना आकर वो दावे कर रहे थे कि मैं भागनाड़ी को दुबई बना दूंगा, और आज दुबई की बजाय वो जो है ना आज थर से भी बदतरीन हमारा भागनाड़ी करबला का मंजर पेश कर रहा है। भागनाड़ी करबला बनता जा रहा है। और आपको लगता है कि आप लोग पैदल चलेंगे, मार्च करेंगे, नारे लगाएंगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे, आपके इलाके के मसाइल हल हो जाएंगे? कब तक करेंगे ऐसे? कुछ क्या सोच के क्या रखा आप लोगों ने? इंशाल्लाह हमने कैंपेन चलाई अपने साथियों के साथ, काफिला हमारे साथ है, और मेरे साथी जो पैदल लॉन्ग मार्च करके आए हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। हमारा जीना मरना अपनी आवाम के साथ है। इंशाल्लाह बज़ोर आवाम की ताकत के हम अपना जो बुनियादी हक है पीने का साफ़ पानी हर सूरत लेकर रहेंगे। सही। और इंशाल्लाह ये जी वफा साहब, बिल्कुल आप जिस तरह कह रहे हैं कि आप हक हासिल करके रहेंगे, जिस तरह आप एहतजाज कर रहे हैं और आज से नहीं कई अरसे से कर रहे हैं, कई बार आपने प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज किया, और जो हुकूमत से आपकी उम्मीद है वो भी मुझे नज़र आ रही है कि वो कुछ ऐसी है कि आपको ख़ास उम्मीद है नहीं, आपके जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे ख़ास उम्मीद है नहीं। जिस किरण ने भी जिक्र किया, आपसे सवाल किया था कि क्या इलेक्शन कैंपेन में आते थे तो गर्मी हो, सख्ती हो, आते थे, लेकिन अब नज़र नहीं आते, बयान भी नहीं देते। तो ये बता दें मुझे, पानी का जो मसला है भागनाड़ी में और आसपास के इलाके में, हमने देखा रिपोर्ट में भी एक जौहर है वो पानी पीने के काबिल नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि अंडरग्राउंड जो वाटर है उसके हवाले से क्या वहाँ पर सर्वेज हैं, क्या कुआं खोदा जाता हो, कोई ऐसा मामला? यहाँ कराची में तो हम लोग बोरिंग करवा लेते हैं। जी बिल्कुल, असल में ज़ेरे ज़मीन हमारे इलाका तहसील बागनाड़ी में ज़ेरे ज़मीन बिल्कुल पानी कड़वा है, जहर की तरह है। वहाँ पर बिल्कुल किसी भी किस्म की सहूलियत नहीं है। मैं बताता चलूँ आप लोगों के मीडिया के ज़रिए कि वहाँ पर 3 स्कीमात हैं जो हमारे नाम पर हैं, बागनाड़ी अवाम के नाम पर हैं। उस पर 4 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन PHE मैनेजमेंट बिल्कुल संजीदा नहीं है। कौन सी स्कीम्स हैं? कौन सी स्कीम्स हैं वफा? सनी वाटर सप्लाई स्कीम, शोरान पाइपलाइन और कच्ची वाटर प्लान स्कीम। कब से चल रही है ये? 4 अरब रुपए लग गए और पानी की एक बूंद नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, सनी वाटर सप्लाई स्कीम सन 1978 से हुई, फिर वो 10-15 साल के बाद नॉन फंक्शनल हो गई। फिर अपना कच्ची वाटर प्लान 2008 में मंजूर हुई, जिस पर करोड़ों रुपए रिलीज़ हुए। शोरान पाइपलाइन पर डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने 32 करोड़ रिलीज हुए, जिसका आज तक इतने पैसे आ जाना, ये फंड्स मिल जाना, कौन ये फंड्स लेकर खा जाता है? आपका हक कौन मार रहा है? ये हमारा हक महकमा PHE हड़प किया हुआ है। उसने तमाम फंड्स सेक्रेटरी से लेकर नीचे एक्सीएन SDO, उन्होंने हमारे फंड्स को दोनों हाथों से लूटा है और वो हड़प किए हुए, और वो बिल्कुल हमें पानी फराहम करने में संजीदा नहीं है। वो ड्यूटी नहीं देते हैं, वो कोयटा में बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो है ना अपनी हाज़िरी शो करते हैं। उनका पूरा अमला जो है ना घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। तो उनकी बैकिंग कौन करता है? पॉलिटिकल सपोर्ट है उनकी? मैं समझता हूँ जो वहाँ ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी बिल्कुल जो है ना सपोर्ट कर रही है। ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि 4 अरब खतीर रकम है, और अगर 3 मेजर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू हुए हैं और अभी तक पानी नहीं मिल रहा, तो ये तो बड़ा संजीदा मसला है किरण। क्योंकि हम अगर कहें कि फंड्स नहीं मिल रहे तो ये तो दूसरा मामला है, फंड्स तो आए गायब हो गए। वो कह रहे हैं हाजिरी पे हाजिरी लग रही है लेकिन मंसूबे आगे नहीं बढ़ रहे।
बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। आपको पैदल चलना पड़ रहा है कि पानी की तरसील आपके इलाका, और आप कह रहे हैं कि अगर ये करबला बना है तो मैं इसे बनने नहीं दूंगा, यहाँ पानी आएगा और तरक्की ज़रूर आएगी। साथ के साथ आपने बहुत सारे मामलात की निशानदेही भी की। आपने ये भी बताया कि अब आगे तो बढ़ना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि दीदी आप भी आगे बढ़िए, ब्रेक ले लीजिए। नहीं, मैं आपको रोक देता हूँ, आगे नहीं बढ़ना, रुक जाना, ब्रेक लेते हैं। ओके। हम तो ब्रेक से वापस आए, लेकिन पाकिस्तान में मौसीकी की दुनिया में ये क्या हो गया? हवा के झोंके कई आए कई गए, लेकिन पाकिस्तान के दामन में है एक ऐसे सिंगर जिन्होंने गाया ऐसा गाना कि ये हवा के साथ गुजरा नहीं, दिलों में छप गया। सिर्फ हवा हवा नहीं किरण, बल्कि उन्होंने शादीशुदा हजरात के लिए भी गुनगुनाया। बड़ा जबरदस्त गाना, शादी ना करना यार पछताओ के साथ लाइफ। ऐसा है नहीं, मैं साथ में ऐड कर दूं, अब नहीं पछताएंगे आप, पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। हटो बच्चों, ये भी एक जबरदस्त गाना था। तोड़ो ना माइक तोड़ो से लेकर कई पॉप हिट गाने गाए हैं, तो जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में आप अपना लोहा मनवा चुके। अब अगर अभी भी नहीं समझे ना आप, तो मैं बता देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ हसन जहांगीर की। बिल्कुल, पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक की दुनिया में कुछ ही नाम हैं जो कि जाने माने से नाम है, तो एक नाम हसन जहांगीर, जो कि आज हैं नया दिन के मेहमान। वेलकम टू नया दिन सर, जबरदस्त, लुकिंग वेरी फ्रेश। वालेकुम सलाम। और आपके सुनने वाले जितने भी न्यूज़ आपके सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मेरा सलाम समा का थैंक यू। अच्छा, ये आपने इतना डिटेल सलाम तो कर लिया, लेकिन आप हमें गाना नहीं सुनाएंगे? दो चार बातें कर ले, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल नए गाने, मेरे नए प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, और लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह है, उस पर लाइन अप हो रहे सारी चीज़ें, तो माशाल्लाह से जबरदस्त। जी हाँ। और अब चूंकि नया ज़माना है, नए लोग हैं, आप वैसे हमेशा ज़माने से कदम मिला के चले, ज़माने के साथ चलें, तो नए लोग आपके साथ परफॉर्म करते हैं, वो कुछ सीख पाते हैं आपसे? मैं खुद ही सीख रहा हूँ उनसे। So sweet, so sweet। और नई बात आपने की तो वो मेरा गाना था, ये फैशन के नए रंग हैं, नया है ये ज़माना, लिपस्टिक नील पॉलिश पाउडर सेंट मेरे लिए लाना, दो ड्यूट गाना था ये, तो मेल फीमेल वर्जन। तो नई बात, क्योंकि ज़माना हमेशा नया ही रहता है, हम लोग पुराने होते चले जाते हैं, तो नई बात और नई चीज़ हमेशा होनी चाहिए। तो मैं म्यूज़िक में हमेशा नई बात, नया स्टाइल, नई म्यूज़िक, नई लिरिक्स, सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ ताकि आज की जो जनरेशन है उनके साथ हम रन कर सकें। और इंस्पायर होने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो आपकी फिटनेस, जो फिट है वो हिट है। जी हाँ। तो नई लाइन तो नहीं है, नया गाना तो नहीं है? मेरे लाइन है ये मेरी, क्योंकि जो फिट है वो हिट है, क्योंकि फिट होंगे तो हर काम अच्छा कर सकते हैं, हर काम में आपको मज़ा आएगा, आपका एनर्जी लेवल होगा, अब बॉटम ऑफ हार्ट से काम करेंगे। जब आप फिट ही नहीं होंगे तो आपके मूड, माइंड, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, माइंड में होगा कुछ, करेंगे कुछ, तो इसलिए आपको ज़रूरी है फिट होना। फिट होना बहुत ज़रूरी है। और फिटनेस से मुझे याद आ रहा है कि मुझे पॉलिटिशियंस भी याद आ रहे हैं, मुझे PSL भी याद आ रहा है। हाँ, कि फिट प्लेयर्स रहते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमेशा उसी को सिलेक्ट किया जाता है जो फिट होता है। फेवरेट प्लेयर कौन सा वैसे? मेरे सारे, इस वक्त तो मेरी टीम जो है वो कराची फेवरेट है। ओके। और अभी आती है नहीं आती, लाल सोफे पे बैठे आप इस्लामाबाद यूनाइटेड का जिक्र नहीं कर रहे, अच्छी बात नहीं कर रहे। आती है नहीं आती है फाइनल में, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लामाबाद किंग्स, इस्लामाबाद ग्लैडिएटर का वो ग्लैडिएटर्स माय टीम, ठीक है। अच्छा, लेकिन सारी टीम पाकिस्तान की है, और जो भी जीतेगा पाकिस्तान की जीत होगी, और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की पूरी टीम, ये जो जितने भी PSL हो रहा है पाकिस्तान में, और आइंदा पाकिस्तान के ही अंदर हो, और जितने भी हमारे गेस्ट मेहमान फॉरेनर्स खिलाड़ी आए हैं, अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान से खैर खैरियत से आराम से एंजॉय करके जाएं, अच्छी यादों के साथ, ताकि वो दुनिया में पाकिस्तान के बारे में बताएं कि पाकिस्तान पीसफुल कंट्री है, पाकिस्तान के लोग कितना प्यार करते हैं, स्पोर्ट्स एंड कल्चर के डाई हार्ट फैन है पाकिस्तान। ज़बरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ज़रा ये बताइएगा, इतनी प्यारी प्यारी, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि हसन जहांगीर ने खुद को हारा हुआ, टूटा हुआ महसूस किया? नहीं, अल्लाह की रहमत है, करम है, पाक परवरदिगार का एहसान है। अच्छा मूड रहता है आपका? मेरी वालदा मोहतरमा से लेके मेरी फैमिली, मेरी बहनें, मेरे सब जो जितने भी दोस्त फ्रेंड सर्कल है, सब प्यार करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है,
ज़िंदगी का मकसद है औरों के काम आना। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, फिर तो आपको मज़ा ही मज़ा होता है ज़िंदगी में। आपको एक तवानाई मिलती है, एक रोज़ नया प्रोजेक्ट मिलता है, नई सोच मिलती है। अपने लिए जिएंगे तो आपकी तो अपनी एक हद है ज़िंदगी की, तो उसके बाद आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी। बातों तक तो अच्छा है, लेकिन क्या वाकई आप दूसरों के लिए वक्त निकालते हैं? मैं ऐसा ही हूँ। वाओ, हाँ, नाइस। बिल्कुल। इसी बात पे एक गाना हो जाए। मैं सोच रहा किरण कब कहेंगी, ये किरण इतना इंतजार कैसे कर लिया इस बात पे। दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो बचो, दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना कहो, हटो बचो। सीनी मीनी मीनी सीनी हिट सॉन्ग वो, सीनी मीनी मीनी सीनी सारे गाएं जो, सीनी मीनी मीनी सीनी वेरी गुड वो, सीनी मीनी मीनी सीनी जिसे लव आराम से इत्मीनान से, इजी होके काम से, परफ्यूम लगा कर किट करके थोड़ा पहले शाम से, सब दोस्तों में जाइए और खूब मजे उड़ाइए। ये मेरा गाना खास चाइल्ड मजा आ गया। ये अब मेरे लिए माइक भी आप ले लें क्योंकि ज़्यादा अच्छी आवाज़ है। यूनाइटेड नेशन का गाना था, ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड यूनिसेफ के लिए गाया। और मैसेजिंग सॉन्ग बहुत कम हिट होते हैं दुनिया में, तो मुझ पे अल्लाह की रहमत है कि जितने भी मेरे जैसे शादी ना करना यारो, हटो बच शादी ना करना यारो, वो एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज है कि ज़िंदगी में आज फैमिली प्लानिंग हो रही है दुनिया में, लोग रोटी एक है खाने वाले 15 हैं। तो हम इस चीज़ों को फोकस किस तरह से करते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए। दुनिया के लोग कैंपेन चलाते हैं इसके बारे में कि पॉपुलेशन की लिमिट होनी चाहिए, वरना इस बार तो खैर अब तो लास्ट जो चीफ जस्टिस उन्होंने भी कैंपेन एक लॉन्च की थी, बच्चे दो ही अच्छे। एग्जैक्टली, वो पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से बात होती है। रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बट स्टिल हम कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये बताएं, जो गाना आपने गाया था शादी न करना यारो, क्या कोई मसला क्या था, कोई परेशानी थी क्या, फैमिली ने कोई ऐसा काम किया था कि गाने ना गाओ वरना शादी नहीं होगी? नहीं, ये आप जैसे नौजवानों के लिए मैंने गाया था कि वो ये सोचते नहीं 2-2 3-3 शादियां कर लेते हैं शौक में, नहीं, और बाद में पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि वो यार तुम तो कह रहे वो मुन्ने का दूध लेने जाना, कहते वो चुन्नी को स्कूल लेके जाना है, तो ये वो परेशानी। तो एक शादी अच्छी तरह से अगर उसको हैप्पीनेस के साथ सरवाइव करें, फिर बाकी अल्लाह दे, आप फिर मार्च करने की नौबत नहीं आएगी। फिर जितनी शादी करना करें, ये आपकी हैसियत के ऊपर डिपेंड करता है। ये बताएं, इतना फिट मैं देख रहा हूँ कि वैसे तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन बचपन से आपको देख रहा हूँ, फिर भी आप स्टिल वैसे मैं कह देती हूँ, मैं बचपन से आपको देख रही हूँ, आप वैसे के वैसे ही है। माशाल्लाह से, ये अल्लाह की रहमत है, ऊपर वाले के करम है कि जब आप यहाँ से अच्छे होते हैं ना, तो आपके ऊपर अल्लाह की रहमत होती है। यहाँ से गड़बड़ होते ऊपर से अच्छे नज़र आते हैं, तो फिर आप बीमार, परेशानी, अजीब एक चक्कर होता है। तो जब आपने किसी के दिल ही नहीं दुखाया, तो आप पे क्या मज़ा आया कि लाइफ है ज़िंदगी की। अच्छी आदतें, अच्छे अल्फाज, मुस्कुराहटें और सुर दिल पर अच्छा असर डालते हैं। जी हाँ। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ अगर आप सिंगिंग कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, तो बहुत साल पहले तक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता था, फैमिली भी कभी कभी साथ नहीं होती थी। ऐसा कुछ फेस किया? बिल्कुल, आपने सही कहा। आज तो हर घर में सिंगर, परफॉर्मर, डांसर, कोरियोग्राफर हर घर में मौजूद है। ठीक है। और जब हमने म्यूज़िक शुरू किया तो वो ज़ाहिर घर वालों को तो ये नहीं पता था, ना मुझे पता था कि हिट हो जाएंगे। स्ट्रगल में आदमी लगा रहता है, तो घर वालों की एक ही बात होती थी कि स्कूल, पढ़ाई और उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। और रात में अगर लेट हम आए तो फिर हमें डांट पड़ती थी, सख्तियाँ बहुत होती थी कि आप रात को वो उनको बोल नहीं सकते थे कि मैं म्यूज़िक सीखने जाता हूँ, या म्यूज़िक की क्लासेस में, या म्यूज़िक के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, या शोज़ में गया हूँ। वो तो कहते हैं फिर जहाँ से आए वहीं चले जाओ। अब हम बच्चे हम कहाँ जाएँ बताएँ? तो बड़े मसले, घर में डांट बहुत पड़ी है, बड़ा फेस किया इस तरह की चीज़ें। और लेकिन ये कि अल्लाह की रहमत हो गई, अल्लाह ताला ने करम कर दिया, तो माशाअल्लाह नाम भी बन गया। जी हाँ, बिल्कुल। काम भी अच्छा आपने करना दिखा दिया, सबको करके दिखा दिया कि भाई मैं अगर गाना गाऊंगा या मैं कुछ कंपोज करूंगा तो मैं तो जबरदस्त ही करूंगा। मैं सोच रहा हूँ ये आवाज का ऐसा जादू है कि पेपर्स उड़ गए। अच्छा, वैसे मौसीकी और सुबह ये तो वैसे कुछ मिला जुला सा है ना, राग सारे कितने ही हो, दिन के कितने पहर के लिए हो, लेकिन ये जो फ्लूट है ना, ये सुबह के साथ कुछ किरणों का, धूप का एहसास, और ये वर्डिंग्स भी बहुत प्यारी थी, मुझे अपने मियाँ की याद आ गई। अरे वाह, चले वो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे तो खुश हो रहे होंगे। तो आपके फैन है मेरी तरह? अरे मेरा उनको बहुत सलाम और शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू। मुझे ये बताइए कि आपके जो आपसे छोटे हैं जो घर में, बहन भाई हो, कज़न हो, बच्चों में कोई हो, वो कहते हैं हमको भी सिखाइए, हमको भी गाना गाना है? ये तो सब कहते हैं, सबकी ख्वाहिश होती है।
और निकलते फिर वो मैं उन सबको गिटारें लेके दिया है, किसी को जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। और बस वो फिर स्कूल से उनको टाइम ही नहीं मिलता, ज़ाहिर है बच्चे छोटे, आजकल तालीम का आपको पता है, एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। बच्चा है, भारी बस्ता है, लंबा रास्ता है। वंडरफुल, क्या लाइन है, अच्छी बात है। हाँ क्या अगला गाना आएगा। छोटा बच्चा भारी बस्ता लंबा रास्ता, ब्यूटीफुल लाइन है, क्या अच्छी बात की आपने, वेरी नाइस, गुड। ये जो आप शाबाशी दे रहे हैं ना, बच्चों को तो वाकई शाबाश देनी पड़ती है। हाँ, भारी बस्ते की वजह से माशाल्लाह मेरे भांजियों में ये है थोड़ा सा उनको बहुत शौक है, और मैं उनसे सबको यही कहता हूँ, एजुकेशन फर्स्ट, देन जो दिल चाहे करना। अच्छा अब देखिए ना, ये हवाएं तो हो गई। हाँ। हवा कैसे होगा? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि टेबल हटानी पड़ेगी इससे पहले कि ये टेबल फिर से उड़ जाए। कोई आ जाए तो अब हम खड़े हो सकते हैं। क्या बात। तो 90s का सॉन्ग है और इस पर जबरदस्त परफॉर्मेंस होने वाली है। मैं मेरा ख्याल आपके लेफ्ट साइड पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ कॉर्नर में एडजस्ट कर लूंगी, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी। अब आने वाला है मजा, क्योंकि म्यूजिक चल चुका है। वक्त भी गुजरता चला जा रहा है, ये गाना यहाँ पर चल रहा है, आगे भी म्यूजिक होगा। हसन जहांगीर हमारे साथ है, ये परफॉर्मेंस जारी होगी, जारी रहेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हाजिर है ब्रेक के बाद। वक्त तेजी के साथ में गुजरता चला जा रहा है, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे गाने भी सुनना थे, लेकिन वो लोग सुनने नहीं देते। मैं भी सुनने नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मेरे सवाल यहाँ पे रह जाएंगे ना। इतने फेमस बैठे में भाई, मुझे ये बताएं कि कभी सड़क पर निकले हो, कभी किसी मॉल में गए हो, कहीं रुके हो और किसी ने आके प्रपोज कर दिया हो, और इस तरह का और कोई दिलचस्प वाक़या इफ यू वांट टू शेयर? इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और डिनाई नहीं किया। ये लोग प्यार करते हैं, लोगों का प्यार का इजहार होता है, जिसके बस में जो होता है वो उस तरह से चाहता है कि आपसे रिलेशन हो। तो ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ ऐसा किया कि आपने चीख मार दी हो?
नहीं, ये रात को ही था मेरे साथ, जैपनीज कॉन्सुलेट जनरल के साथ था। तो इस तरह की चीज़ें होती है ज़िंदगी में, चलता रहता है, ये मज़ा आता है। आपने खुद से इनिशिएटिव लिया और आप गए हो कहीं, आपने कहा हो बड़ी प्यारी हैं आप। ऐसे कुछ वाक़यात या कोई वाक़या? ये इस तरह के बहुत ऐसे चीज़ें हैं, इस तरह की भी बहुत सारी हैं। हाँ माशाल्लाह से बहुत आते हैं। मैं इसमें खुशी महसूस करता हूँ क्योंकि ज़िंदगी में ये अमल जारी रहना चाहिए ताकि आपके जीने की उमंग, आपको खुशी, हैप्पीनेस मिलती रहना चाहिए। मैं पूछ रही थी इंस्पिरेशन क्या, तूने बताया था ये? नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, सबको खुश करना तो बहुत मुश्किल है। सबको खुश करना तो बहुत मुश्किल है। हर दिल बहलाना मेरा काम है। वाह, फिर भी चीख वाली बात हज़फ कर गए सर। कुछ बातें हज़फ भी रहने दीजिए ताकि आप बता दीजिए ना। नहीं देखे ना, ये आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है कि मज़ा आ रहा है, मुझे गाते हुए बड़ा मज़ा आया। और नया दिन और समा की एक जादू, और आप लोग जो माशाल्लाह से एक इनकी भी लाइन और आपकी जादूगरी की बातें, और इनकी नई लाइन थी क्या, बस्ता भारी बच्चा लंबा, क्या था वो? लंबा बच्चा किधर आ रहा है आजकल? छोटा बच्चा आ रहा है, भारी बस्ता आ रहा है, लंबा रास्ता आ रहा है। नहीं, आजकल के बच्चे बहुत लंबे होते हैं क्योंकि सारे वो जो पैकेट वाली चीजें भारी बस्ते पैन में ना कब छोटे रह जाते हैं। ये इस पर भी हमने एक दफ़ा प्रोग्राम किया था सर, लेकिन चलें ठीक है, कोई बात नहीं। आप हमें अब नहीं बता रहे चीख वाला किस्सा, तो कोई बात नहीं, दोबारा इन्हें बुलाएंगे अपने पास। आप लोग गाना परफॉर्म कर रहे थे और आपने आखिर में जो है ना, आप चीखे या किसी और की चीखें निकल गई थी, क्या हुआ था? वो मेरा असल में ज़ाहिर है लाइव रिकॉर्डिंग होती है, और वो जो आपको पता है स्टूडियो के नाम से प्रोग्राम आप लोग देखते हैं, तो उसमें लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती है और वो लाइव होता है। तो जो चीज़ें माइंड में होती है, दिल में होती है, जो अट्रैक्ट करती है, तो वो लाइन मैंने उस वक्त डाल दी। तो वो एक हाई पे नोट है ना, तो उसमें वो ज़ाहिर इतनी पावर एनर्जी होती है कि वो ज़ाहिर है अब हेडफोन में तो आपको ब्लास्ट कर देगी कान को, तो वो केयर करना पड़ता है, तो इस हेडफोन को थोड़ा सा दूर करना पड़ता है। चलिए, हम कैसे दूर करें आपको, ये भी मुश्किल, बहुत मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। आप ये वादा कीजिए कि आप दोबारा भी आएंगे इंशाल्लाह। यू हैव टू कम बिकॉज समा और आप लोगों का नया दिन प्रोग्राम इज वंडरफुल, और आप लोग इतनी एनर्जेटिक, इतनी हैप्पीनेस और हमेशा खुशी, अच्छे एक्सप्रेशंस में प्रोग्राम करती हैं, और ये अमल जारी रखिए ताकि समा और दिन ब दिन ऊपर हाइप क्रिएट हो। थैंक यू सो वेरी मच। आप आए, और नाजरीन परेशानी हो मैंने दोबारा भी बुलाएंगे, लेकिन अभी जरा क्विकली आगे बढ़ेंगे। एक मेगा इवेंट जारी है, उसकी बात करेंगे। देखो, PSL 4 कराची और मुल्तान की जीत के साथ लीग मैचेस का मरहला खत्म हो चुका है। प्ले ऑफ राउंड में पहला मैच अब कल होगा। तो मेगा इवेंट का जुनून बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसे में शोएब को मिला मौका तो वो खिलाड़ियों से मिलने होटल जा पहुंचे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स से मुलाकात की, किससे क्या बात रही, चलते हैं उन्हीं की जानिब। हर किसी पर सवार है PSL का बुखार। PSL के मैदानों में जो छक्के चौके लगा रहे हैं, जो सबके दिलों में घर कर रहे हैं, आपके, मेरे, हम सबके फेवरेट यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। वी हैव रोमान रईस, वी हैव ल्यूक रॉन्की एंड वी हैव फहीम अशरफ। सबसे पहले रोमान रईस की तरफ आएंगे। रोमान, बड़ा यूनिक स्टाइल है आपका सेलिब्रेशन का। इमोशंस को लगता है कंट्रोल कर लेते हैं, हालांकि हम देखते हैं कि इमोशंस कंट्रोल करना खेल के मैदान में बड़ा मुश्किल होता है, बट आपने रिलैक्स, हाथ बांधे और एंजॉय कर लिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ऑफ द फील्ड भी मैं ऐसा ही हूँ, और ऑन द फील्ड भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने ऑफ द फील्ड वाले नेचर को क्रिकेट में भी रखूँ। एग्रेशन होता है, ऐसा नहीं है कि एग्रेशन नहीं होता, लेकिन मेरी एक सेलिब्रेशन एक सिग्नेचर बन गई है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, और फैंस को अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। ऑलराइट, और कंटिन्यू तो आपको अपने फूड भी करने चाहिए। मैंने सुना कि बिरयानी ज़रा छोड़ दिया, कुछ हल्का हाथ रखा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 1-1.5 साल में पहली बार बिरयानी खाई है, और काफ़ी अरसे बाद रॉन्ग्स ने ऐसे फरमाइश की, बाकी टीम ने भी फरमाइश की कि यार अपनी अम्मी के हाथ की बिरयानी खिलाओ। तो अच्छा, वो जो मैच से पहले आंटी लाई बिरयानी, हलीम और खीर भी शायद, ये तो सौगात है कराची की, ये 3 चीज़ें तो वो आपने तो खुद खाई, आपने साथ वालों को भी खिलाई और उन्हें एंजॉय भी किया। So Luke, you like that biryani and halim and kheer? Yeah, that was brilliant. It was actually really good, tasty, but it was also good for everyone to come in here and relax and have some fun together and eat together and things like that. So it was really good, and obviously before the game, so that worked out really well. So would you like to have another session of that same food? I'll have any food. I love all sorts of food. So, but that particular night was awesome. I think it was obviously for Rumi's parents to bring that in and cook all that sort of stuff up for everyone, and Rumi for the hosting of it all. It was fantastic. So Luke, coming back to PSL, you have been with Islamabad United for 2 years. So how's the journey so far? It's been amazing. Obviously, last year we won it, which I think that just every cricketer wants to win any tournament they play, and to come in your first year of the PSL to play in such a strong team, an amazing team, and to win was fantastic. And this year, we've had a few ups and downs, but we're in that final 4, which is everyone aims for that, and so hopefully win a couple more games, we can make that final again. All right, and the first match when you were here in Karachi, National Stadium Karachi,
Very unfortunate you had to go back to pavilion on very first ball. Why? It was a pressure, it was bad luck, or what? I just got out. We made 238 after that, so it doesn't. But if I get out first ball every time, we keep making scores and we keep winning, then I'll quite happily take that. Same pitch, same crowd, same country, and you know when Delport make 100, you're going on first ball. Depressing for a moment, isn't it? No, because we're winning. Doesn't bother. We got to win. The winning cricket is while we play. So if we're winning and winning well, I could get a first ball. I couldn't even face a ball. I'll bat at 11 if they need to. If we win, that's all that matters. It's very positive and very enthusiastic, I must say. So you have been watching all the teams, and you have been seeing, new talent, especially right-arm fast bowlers. So do you think there would be someone who would be placing in national teams soon? Well, obviously, is it Hasnain from Quetta? He's obviously now been picked in the Pakistan team, so that's fantastic work for him. I mean, he'll be really excited to be given that opportunity. But there's a lot. We've got young Musa in our team, Haris Rauf obviously with Lahore. There's a lot of quality fast bowling in the whole PSL. And on the flip side, there's also some really good young batsmen coming through as well. So for Pakistan cricket, I think it's really exciting, sort of the future that's sort of in front of them and stuff. There's a lot of players, a lot of quality players that can do some amazing things on the international circuit as well as the domestic T20 circuit. All right. And pitch was friendly, but how about crowd? How always big. I mean, here in Karachi, obviously, the noise has been fantastic. Last year in the final, it was amazing, and this year as well, they've come out and shown their support for every team. So I think that's another reason we play cricket, to play in front of big crowds, and it's a lot of fun for the noise and the atmosphere and things like that. So it's always good fun. And you went outside. You did some shopping. I heard you went outside last night. Yeah. It was only for a little while. I mean, it was pretty much from hotel, car to the shop, and then back again. So it wasn't too secured. Yeah, there wasn't too much sightseeing being done, but it's just nice. You want to get out and explore things and get out of your hotel. So you want to go to different cities? You want to explore? Yeah. I think that's. Like, which city you want to go? Apart from Karachi. Well, I've been to a lot. I was here 10, 11 years ago on tour, so I've been to a few other cities and stuff like that. So you just want to. It's different. It's something new and exciting, and you just want to see different parts of the country. And also, there's obviously a lot of support around and stuff like that, so you sort of want them to be able to experience that as well. All right, Fahim, 6 विकेट्स आपने एक मैच में ली. यूँ लगा जैसे एडवांटेज है इस क्राउड का, एक सपोर्ट है, पिच है, होम क्राउड, होम ग्राउंड, ऐसा ही है? एडवांटेज तो होता है कि अपने क्राउड में अगर आप खेलें तो आपको सपोर्ट करते हैं. दुबई में था कि वहाँ पे क्राउड नहीं था, लेकिन इधर ये है कि इधर एक्साइटेड हैं कि हमारा क्राउड जो है वो स्टेडियम फुल पैक हुए होते हैं, क्राउड आता है, सपोर्ट करता है. पिच आपने देख ली है कि अगर जब हमने बारी ली है तो कितनी अच्छी पिच थी. अगर मैंने 6 आउट किए हैं तो उसमें कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ डिफरेंट किया. मैंने सिंपल किया हुआ था, अपना प्लान ही सिंपल था. जो मेरी अच्छी लेंथ है उस पर बॉलिंग करनी है बस. वेरी यूनिक हेयर स्टाइल आई मस्ट से. किसकी ख्वाहिश पर है ये मैं खुद अपनी मर्जी से ही करता हूँ जो करता हूँ. तो अप्रिशिएट भी करते हैं इस यूनिकनेस पे योर प्लेयर्स भी और फैमिली भी. फैमिली वाले तो फैमिली वाले आप जो कुछ भी करें, अच्छा काम करें, खुशी होते हैं. अगर बुरा करेंगे तो वो आपको सिर्फ मना करेंगे, डांटेंगे तो नहीं. अभी मुझे घर वाले मतलब कि अगर मैं कुछ करूँगा, अम्मी अबू खुशी होते हैं क्योंकि कुछ ऐसा गलत काम तो करना नहीं. एग्जैक्टली. और जब भी एक अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो सबसे पहले किससे बात करने का जी चाहता है, और सबसे पहले कौन बात करता है? अम्मी, अबू, बहन, भाई, कोई और? अबू करते हैं सबसे पहले. छोटे भाई का मैसेज आया होता है, लेकिन कॉल पे बात अबू से सबसे पहले होती है. अबू कॉल करेंगे मुबारक को, फिर अम्मी से बात करवाते हैं, फिर सबसे बात होती है. ऑल राइट. और रोमान, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब क़यादत चेंज है, मिसबाहुल हक वाज वेरी सीनियर प्लेयर, वेरी गुड, तो हमने देखा कि बड़ा अच्छा टीम को लेकर चले. सो फॉर सो गुड विद द न्यू कैप्टन. या आई एम हैप्पी बिकॉज मैं तो समी भाई के साथ बड़ा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. जब मेरा डेब्यू हुआ था वनडे का डोमेस्टिक का, तो मेरा समी भाई की कप्तानी में हुआ था, तो मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ कोई 10 से 11 साल से. और बड़े अच्छे एक कप्तान हैं, कूल हैं, अच्छा मशवरा लेते हैं. यंग सारे सीनियर्स पे से लाइक रोंकी, शादाब उनके वाइस कप्तान हैं, और अगर मुझसे भी कभी ज़रूरत फील होती तो मुझसे ही पूछ लेते हैं, लेकिन बहुत सबको लेकर चलते हैं. और उनका यही होता है कि यार एक टीम जेल होकर रहे और पॉजिटिव रहें सारे. और जिसकी वजह से हमारी टीम ने, आप देखा कि हम मैच हार रहे थे, लेकिन अब जो हमने लास्ट मैच खेला अपना, कितना पॉजिटिवली खेला, हमने बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेली है. और
सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यंगस्टर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं और खुद फाइटर है। तो मैं कहता हूँ कि समी भाई को बड़ा अच्छा रहा है मेरा टूर्नामेंट के साथ। यहाँ तो बहुत सीरियस लग रहे हैं आप, वैसे बड़ा मुस्कुराते हैं, मुस्कुराहट का राज नहीं बताया। अभी मैं बात कर रहा हूँ ऐसी आपसे तो वो ऑटोमेटिकली अंदर जाती है, सीरियस होना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं हंसता तो रहता ही हूँ। खैर से लास्ट में मैं ज़रूर पूछता, कलंदर्स की टीम के हवाले से कोई कॉमेंट, एबी डिविलियर्स नहीं आया पाकिस्तान, नुकसान हुआ उनको? ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक बड़ा सीनियर प्लेयर है और बड़ा एक डोमिनेटिंग प्लेयर है T20 में, और उनके ना आने से लाहौर को ऑब्वियसली लॉस तो हुआ होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें, क्रिकेट है, अगर हम ये कहें कि चारों साल वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है नेगेटिव। मे बी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ईयर फाइनल जीत जाए, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और बात वही है इन दी एंड कि कभी लक आपकी काम करती है, कभी नहीं करती, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, ना कोई उनको ट्रोल करना चाहिए। क्रिकेट है, 6 टीमें आई हैं, 4 क्वालिफाई करेंगी, 2 क्वालिफाई करेंगे, एक जीतेगी। तो खेल दीवानों का है, जीतना किसी एक टीम ने है, लेकिन जीत है पाकिस्तान की। तो PSL को कामयाब बनाया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी क्राउड ने और क्रिकेट फैंस ने। थैंक यू सो वेरी मच रुमान, फ़हीम एंड ल्यूक रॉन्की, आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे और हम कहेंगे विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि हमारी तो तमाम सपोर्ट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। रुमान कह रहे थे ट्रोल ना करें, हारने वालों का दिल जो है ना वो बड़ा करना चाहिए, क्योंकि जो हारता है उसका दिल टूटता है। लाहौर कलंदर्स पीछे रह गए, राना फवाद का दिल टूट गया, उन्होंने कहा थक चुका हूँ मैं हार के। लाहौर, आई एम सो सॉरी। तो खेल भी ज़रूरी है, रौनक भी ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल का हल भी ज़रूरी है, यानी पानी ज़रूरी है, उसका मसला हल करना ज़रूरी है, डैम बनने ज़रूरी है। डैम फंड में 10 अरब रुपए से जायद रकम जमा हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को मुबारकबाद दी, इसीलिए तो कहा द्यामिर भाषा डैम के लिए अतियात पर अवाम खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। डैम ज़रूर बनेगा, 10 अरब फंड में जमा हो चुके हैं। इमरान खान ने ट्वीट की है और कौम को मुबारकबाद दी है। द्यामिर भाषा और मोहम्मद डैम फंड जो कि कायम किया गया था और उसमें अब 10 अरब रुपए जमा हो चुके हैं, इसीलिए इमरान खान ने ट्वीट किया और वो शेयर भी किया उन्होंने स्टैट यानी स्क्रीनशॉट उसका कि कितने पैसे जमा हो चुके हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी कौम ने इसको ओन किया कि हमने डैम फंड में ज़्यादा से ज़्यादा अतिया देना है ताकि डैम बने और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल आगे से सिक्योर रहे। और हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।